हेलो दोस्तों, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विंग ट्रेडिंग विद आर्यन। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। आप शायद यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले आता है। और अगर आप इस कोर्स को ध्यान से पूरा देखते हैं तो हम ये दावा करते हैं कि आप 95% लोगों से ज्यादा अच्छे से स्टॉक मार्केट को समझ सकेंगे। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो इसे सीखने के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं। आप इस वीडियो कोर्स को पूरा देखने जा रहे हैं, जो बताता है कि आप ऐसे ही लोगों में से हैं। दोस्तों, इस वीडियो कोर्स में टोटल 48 लेसन हैं, जो 4 चैप्टर्स में बटे हुए हैं। पहला चैप्टर है मनी एंड वेल्थ, जिसमें आप मनी की हिस्ट्री के साथ साथ मनी और वेल्थ के फर्क को समझेंगे। दूसरा चैप्टर है इन्वेस्टिंग, जिसमें आप इन्वेस्टिंग करने की बजाय इसके 5 टाइप्स और इन्वेस्टिंग करने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में जानेंगे। तीसरा चैप्टर है हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, जिसमें आप जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है। साथ ही आप आईपीओ और इसके टाइप्स, डीमेट अकाउंट्स, ब्रोकर्स और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानेंगे। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का, जिसमें आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के तरीके, अलग अलग इन्वेस्टिंग फिलॉसफी और स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी में फर्क, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इन्वेस्टिंग शुरू करने की सही स्ट्रेटजी और स्टॉक मार्केट में लगने वाले सभी तरह के चार्जेस और फीस के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कोर्स अपने आप में कंप्लीट कोर्स है, पर अगर आप इस कोर्स में बताए कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन सोल्व करके अपने नॉलेज को और परफेक्ट करना चाहते हैं तो हमने इसके लिए इस वीडियो कोर्स के ऊपर एक टेस्ट बनाया है, जो 14 क्विजेस, एक फाइनल एग्जाम और 200 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बटा हुआ है। साथ ही हमने इस कोर्स पे फोकस्ड टेक्स्ट नोट्स और हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक नोट्स दोनों बनाए हैं। आप इन तीनों चीजों को हमारी मोबाइल ऐप और वेबसाइट से सिर्फ एक बर्गर के बराबर के रेट पर एक्सेस कर सकते हैं। हमने इनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कोर्स शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि हम किसी भी तरह से सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हैं और हम कभी भी स्टॉक टिप्स या कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देते हैं। दोस्तों, अब हम कोर्स शुरू करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तो आइए कोर्स स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास जॉब के 2 ऑफर हैं, जिसमें पहले जॉब में आपको मंथली सैलरी 75,000 रुपए मिल रही है और दूसरी जॉब में बिल्कुल वही काम करने के लिए आपको 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है, तो आप कौन सा जॉब करना चाहेंगे? या अगर आपको एक मोबाइल खरीदना चाहते हैं और एक वेबसाइट पर वो मोबाइल 18,000 रुपए में मिल रही है और दूसरी वेबसाइट पर वही मोबाइल 15,000 रुपए में मिल रही है, तो आप किस वेबसाइट से वो मोबाइल बाय करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि ये भी कोई पूछने की बात है। बिल्कुल, हम 1 लाख रुपए वाली जॉब लेंगे और 15,000 रुपए वाली वेबसाइट से मोबाइल को बाय करेंगे। असल में ये आंसर हम इतनी जल्दी चूज करते हैं कि हमें इसमें कुछ सोचना भी नहीं पड़ता और इसी वजह से ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जब पैसे लेने की बात आती है तो हम ज्यादा से ज्यादा पैसा लेना चाहते हैं, और जब पैसे देने की बात आती है तो हम कम से कम पैसे देना चाहते हैं। और हम ऐसे डिसीजंस कुछ सेकंड्स में ही ले लेते हैं। यानी हम जाने अनजाने में पैसों की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, या यूं कहें कि हमारा दिमाग ये जानता है कि पैसा हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ऐसे डिसीजंस लेना पसंद करते हैं जिससे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसे हों। दोस्तों, हम ऐसा क्यों करते हैं, इसका जवाब ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम पैसों से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, बहुत सारी मनपसंद चीजें खरीद सकते हैं, अच्छी मेडिकल सर्विसेज ले सकते हैं, अच्छी जगहों पर घूम सकते हैं और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। साथ ही पैसों का होना हमें एक मेंटल पीस भी देता है, क्योंकि पैसे होने से हमें ये टेंशन नहीं रहती कि फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर पैसे कहां से आएंगे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कुछ लोग ज्यादा पैसा ना चाहें और एक बेहद सिंपल लाइफ जीना पसंद करें, पर हम और आप ये जानते हैं कि ऐसे लोग बहुत कम हैं। हम में से ज्यादातर लोग अच्छे पैसे कमाकर एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं और हम इस कोर्स में इसी के बारे में बात करेंगे। पर इससे पहले, क्या हम ये समझते हैं कि पैसे होते क्या हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई और हमारे पास पैसे होने का मतलब क्या है? इन सवालों के जवाब के लिए आइए हम पैसों की हिस्ट्री को जानते हैं। दोस्तों, हजारों साल पहले लोग आपस में बिजनेस बार्टर सिस्टम से करते थे, जिसमें चीजों के एक्सचेंज से ही लोग आपस में ट्रेड करते थे। यानी अगर किसी के पास राइस है और उसे शुगर चाहिए तो उसे एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ता था जिसके पास शुगर हो और साथ ही उसे राइस भी चाहिए हो, और फिर अगर दोनों लोग आपस में ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाते थे तो फिर दोनों अपनी अपनी चीजों को एक्सचेंज करके एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते थे। दोस्तों, बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम ये थी कि उसमें चीजों का डायरेक्ट एक्सचेंज होता था, और जैसे जैसे बहुत से लोग अलग अलग तरह की चीजें बनाने लगे, डायरेक्ट एक्सचेंज के लिए लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता गया, और इसी वजह से लोग धीरे धीरे बार्टर सिस्टम को बदलने लगे। और इसमें सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट चेंज तब आया जब लोगों ने डायरेक्ट एक्सचेंज की जगह इनडायरेक्ट एक्सचेंज करने का तरीका अपनाया। यानी लोग दो चीजों को सीधे एक्सचेंज करने की बजाय उन्हें पहले एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज में बदलने लगे, और फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज से लोग अपनी पसंद की चीजें लेने लगे। लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए अलग अलग चीजें यूज करते थे, जैसे सी शेल्स, क्राफ्ट किए हुए स्टोन्स, हाथी के दांत या नमक। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लोगों ने जब शी शेल्स को एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दिया, तब अगर किसी के पास राइस है और उसे शुगर चाहिए तो वो सीधे ऐसे इंसान के पास जा सकता है जिसे राइस चाहिए और उसे अपना राइस देकर उससे सी शेल्स ले सकता है, और फिर वो सी शेल्स लेकर ऐसे इंसान के पास जा सकता है जिसके पास शुगर हो और उसे सी शेल्स देकर शुगर ले सकता है। इस तरीके से ट्रेड करना एक ऐसे इंसान को ढूंढने से कहीं ज्यादा आसान था जिसके पास शुगर हो और जिसे राइस भी चाहिए हो। इस तरह एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के आने से ट्रेड करना काफी आसान हो गया। और अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर सी शेल्स का यूज ठीक वैसा ही है जैसा हम आज पैसों का यूज करते हैं, और इसी वजह से सी शेल्स और इसी तरह की चीजों को मनी का सबसे पहला फॉर्म भी कहा जाता है। सी शेल्स के बाद लोग धीरे धीरे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड कॉइन से ट्रेड करने लगे, और फिर 7वीं शताब्दी में चाइना के तांग और सोंग साम्राज्य में पहली बार पेपर मनी बनाया गया, और आज के डिजिटल वर्ल्ड में पैसे हमारे बैंक अकाउंट में डिजिटल फॉर्म में रहते हैं। दोस्तों, पैसे टाइम के साथ जरूर चेंज होते रहते हैं, पर हर समय पर लोगों ने इसे ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहा है, और लोगों ने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की है, सालों पढ़ाई की है, ढेरों स्किल्स सीखे हैं, तरह तरह के बिजनेस किए हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। आखिर ऐसा क्या है पैसों में जिसके लिए हम इसे पाने के लिए इतना सब कुछ करते हैं? क्या पैसों से सिर्फ हम चीजें खरीद सकते हैं, या कुछ और भी है जो चीजों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जानते हैं अगले लेसन में। दोस्तों, हमने देखा कि पैसों की शुरुआत इसलिए हुई थी कि हमें लोगों से ट्रेड करने में आसानी हो, और आज भी पैसों का यूज बिल्कुल इसी तरह होता है। जैसे कि अगर हमारे पास मैथ्स पढ़ाने की स्किल्स है और हमें कपड़े खरीदने हैं तो हम सीधे कपड़े की शॉप पर जाकर दुकानदार को मैथ्स पढ़ा के उसके बदले उससे कपड़े नहीं ले सकते, पर हम ऐसे लोगों को मैथ्स जरूर पढ़ा सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं और उनसे इसके लिए पैसे ले सकते हैं, और फिर उन्हीं पैसों से कपड़े की शॉप पर जाकर कपड़े भी ले सकते हैं। इस तरह यहाँ हम अपनी पढ़ाने की स्किल के बदले पैसे ले रहे हैं, और फिर हम वही पैसे किसी और को देकर अपनी जरूरत की चीजें ले रहे हैं। या यूं कहें कि पैसों के जरिए हमने अपनी मैथ की स्किल को नए कपड़ों में बदल दिए। यानी हम पैसों का यूज चीजों के इनडायरेक्ट एक्सचेंज के लिए ही कर रहे हैं।
और दोस्तों पैसों का यूज सिर्फ इतना ही है। अगर हम ध्यान से देखें तो पैसों की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि रखे हुए पैसे ना तो हमें खाना देते हैं ना कपड़े, पर वही पैसे किसी को देकर हम खाना भी खरीद सकते हैं और कपड़े भी। इस तरह पैसों की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि लोग इसके बदले हमें चीजें देने को तैयार होते हैं। दोस्तों असल में हमें पैसे नहीं बल्कि अलग अलग चीजें ही चाहिए होती हैं, और उन चीजों को पाने के लिए ही हमें पैसों की जरूरत होती है। इस तरह पैसे हमारी जरूरत नहीं होते, बल्कि पैसों से हम अपनी जरूरत पूरी करते हैं। दोस्तों इस वजह से ही हम पैसे कमाना चाहते हैं, ताकि हमें जिस चीज की भी जरूरत हो हम उसे आसानी से पा सकें। दोस्तों पैसों से हम अपनी पसंद की चीजें तो खरीद ही सकते हैं, पर सबसे बड़ी चीज जो हम पैसों से पा सकते हैं वो है फ्रीडम। दोस्तों ज्यादातर लोग ऐसी जॉब्स करते रहते हैं जो वो दिल से करना नहीं चाहते, पर उस जॉब से उन्हें हर महीने सैलरी मिलती है, जिससे उनका घर चलता है, उनकी ईएमआई की पेमेंट होती है और फैमिली की नीड्स पूरी होती है। और इसलिए ही लोग ऐसी जॉब करते रहते हैं, भले ही वो जॉब उन्हें पसंद ना हो। पर अगर हमारे पास 10 करोड़ रुपए हो और हमारे ऊपर किसी तरह का लोन भी नहीं हो, तो क्या हम फिर भी ऐसी जॉब करेंगे जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है? इसका जवाब हम सबके लिए शायद एक ही होगा, और वो है बिल्कुल भी नहीं। यानी कि हमें से ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए बिना पसंद वाले काम या पढ़ाई कर रहे हैं कि हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पैसे कमा सकें। और जब तक हमारे पास इतने पैसे नहीं हो जाते कि हम अपनी सभी जरूरत को पूरा कर सकें, हम अपने शर्तों पर लाइफ जीने के लिए फ्री नहीं है। और अगर हम ऐसी लाइफ नहीं चाहते जिसमें हमें हमेशा पैसों के बारे में सोचना पड़े, तो हमें उसके लिए आज से ही एक्शन लेना होगा। हमें अपने पैसों और स्किल्स का अच्छे से यूज करना होगा, ताकि हम वेल्थी बन सके और एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी सकें। हो सकता है आप सोच रहे हो कि पैसे यानी मनी और वेल्थ दोनों एक ही बात है, पर असल में दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अब अगर पैसे वेल्थ नहीं है तो फिर वेल्थ क्या है और कैसे पैसे से वेल्थ बनता है, जानते हैं ये सारी बातें अगले लेसन में। दोस्तों बेस्ट सेलर बिजनेस राइटर जेम्स क्लियर कहते हैं कि वेल्थ बेसिकली 4 तरह के होते हैं। पहला है फाइनेंशियल वेल्थ, यानी कि क्या हमारे पास ऐसी चीज है जो हमें आज की जरूरत के साथ साथ आने वाली सभी जरूरत को पूरा करने के लिए पैसे दे सके। अगर हाँ तो हमारे पास फाइनेंशियल वेल्थ है। दूसरा है सोशल वेल्थ, यानी कि हमारा सोशल स्टेटस कितना अच्छा है, हमारे रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हैं, और इन चीजों के बिना एक अच्छी और हैप्पी लाइफ जीना पॉसिबल नहीं है। तीसरा है टाइम वेल्थ, यानी कि क्या हम अपने हिसाब से अपना रोज का टाइम कैसे भी यूज करने के लिए फ्री हैं। अगर हाँ तो हमारे पास टाइम वेल्थ है। और चौथा है फिजिकल वेल्थ, यानी कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा हेल्थ। अगर हम हेल्दी हैं तो ही हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, पर अगर हमारे पास हमारा हेल्थ नहीं है तो फिर सारी चीजें बेकार हैं। इसलिए हर तरह के वेल्थ के साथ साथ या उससे भी कहीं ज्यादा हमें अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ये बिल्कुल सही है कि एक अच्छी और हैप्पी लाइफ जीने के लिए हमारे पास चारों वेल्थ का होना बहुत जरूरी है, पर एक वेल्थ जिसके बिना बाकी के 3 वेल्थ का होना बेहद मुश्किल है, वो है फाइनेंशियल वेल्थ। दोस्तों अगर हमारे पास फाइनेंशियल वेल्थ है तो इसका मतलब है कि हमारे पास पैसों का ऐसा सोर्स है जो हमारी सभी जरूरत को आसानी से पूरा कर सकता है, और इसकी वजह से सोसाइटी में हमें रिच माना जाएगा और हमारा सोशल स्टेटस अच्छा होगा। वहीं पैसों की प्रॉब्लम नहीं होने से हमारे रिलेशनशिप्स लोगों से और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी फैमिली से अच्छे होंगे, क्योंकि ज्यादातर फैमिली प्रॉब्लम्स पैसे ना होने की वजह से ही होती है। और इस तरह हमारे पास सोशल वेल्थ होगा। साथ ही पैसों की टेंशन नहीं होने से हम अपना टाइम अपनी पसंद से कैसे भी यूज करने के लिए फ्री होंगे, क्योंकि पैसों के लिए मजबूरी में हमें अपना टाइम ऐसे वर्क में देना पड़ता है जो हम करना नहीं चाहते। इस तरह पैसों के टेंशन के बिना हमारे पास टाइम वेल्थ भी होगा, और जब हमें पैसों की टेंशन नहीं होगी और टाइम का फ्रीडम होगा तो हम अपने हेल्थ में अपने पैसे और अपना टाइम दोनों लगा सकते हैं और अपने हेल्थ को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। लोग अक्सर अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि एक अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल रखने के लिए टाइम और पैसे दोनों चाहिए होते हैं। और अगर हमारे पास फाइनेंशियल वेल्थ और टाइम वेल्थ है तो हम आराम से अपने हेल्थ पर वर्क कर सकते हैं और एक हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम अपने लिए फाइनेंशियल वेल्थ बना लें तो बाकी के 3 वेल्थ को बनाना हमारे लिए आसान हो सकता है। दोस्तों अक्सर लोग पैसों को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, और असल में पैसों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वैसी चीजें जो हमें पैसे लाकर देती रहे। और इसकी 2 मेन वजह हैं। पहला कि टाइम के साथ पैसों की वैल्यू कम होती जाती है, और हो सकता है कि आज के 1 लाख रुपए की वैल्यू 10 साल में 50,000 रुपए हो जाए। और दूसरा ये कि हमारे पास कितने भी पैसे हों, अगर वो बढ़ नहीं रहे तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। और इस वजह से हमें पैसों पर नहीं बल्कि ऐसी चीजों को बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो हमें लगातार पैसे लाकर देती रहे, और ऐसी ही चीजों को हम फाइनेंशियल वेल्थ कहते हैं। दोस्तों दुनिया में जितने भी लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं उनमें से लगभग सभी लोगों ने पहले फाइनेंशियल वेल्थ बनाया, और फिर उनके फाइनेंशियल वेल्थ ने उन्हें बहुत सारे पैसे लाकर दिए। अब सवाल है कि हम अपने लिए कैसे फाइनेंशियल वेल्थ बना सकते हैं, ये कितना आसान या कितना मुश्किल है, जानते हैं अगले लेसन में। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा कि अगर हमें सच में वेल्थी बनना है तो हमें 4 तरह के वेल्थ यानी फाइनेंशियल वेल्थ, सोशल वेल्थ, टाइम वेल्थ और फिजिकल वेल्थ सभी को बनाना होगा। और अगर हम फाइनेंशियल वेल्थ बना लेते हैं तो बाकी के 3 वेल्थ को बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों फाइनेंशियल वेल्थ का मतलब है ऐसी चीजें जो हमें लगातार पैसे देती रहे, और अगर हमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा पैसे चाहिए तो हमें अपना फाइनेंशियल वेल्थ भी ऐसा बनाना होगा जो हमें बहुत ज्यादा पैसे दे सके। और दुनिया में अगर किसी फाइनेंशियल वेल्थ ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया है तो वो है बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारा गोल सबसे ज्यादा पैसे बनाने का है तो उसका बेस्ट ऑप्शन है बिजनेस। अगर हम इंडिया के सबसे ज्यादा अमीर लोगों की लिस्ट देखें तो उसमें लगभग सभी लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े बिजनेस के मालिक हैं, और उसी बिजनेस ने उन्हें इतना अमीर बनाया है। दोस्तों बिजनेस से लोग इतने अमीर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बिजनेस के बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती। 1 लाख रुपए से शुरू हुआ बिजनेस भी 100 करोड़ रुपए का हो सकता है, और इस वजह से सक्सेसफुल बिजनेस से बहुत ज्यादा पैसे बन सकते हैं। पर दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बिजनेस शुरू करें और वो सक्सेसफुल हो जाए। असल में बिजनेस करना बेहद रिस्की होता है, और 80% से ज्यादा नए बिजनेस फेल हो जाते हैं, जिसमें लाखों और करोड़ों रुपए का नुकसान भी होता है। साथ ही एक अच्छा बिजनेस करने में काफी पैसों की जरूरत होती है, और इस वजह से बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्क लेना सभी लोगों के लिए नहीं होता। पर इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हमारे लिए फाइनेंशियल वेल्थ बनाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन यानी अपना बिजनेस करने का रिस्क सही नहीं है तो हम फाइनेंशियल वेल्थ बनाने का दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे पैसे बनाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और वो ऑप्शन है इन्वेस्टिंग का। जी हाँ दोस्तों, खुद के बिजनेस के बाद सबसे ज्यादा पैसे लोगों ने इन्वेस्टिंग करके बनाया है, चाहे वो स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो, म्यूचुअल फंड्स हो या अपने शहर का कोई लोकल बिजनेस, सभी में बहुत अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टिंग करने में उतना रिस्क नहीं होता जितना अपना बिजनेस करने में होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में हम ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। ऐसे में उनके फेल होने के चांसेस हमारे नए बिजनेस के मुकाबले कम होते हैं, और अगर हम सोचकर समझकर और इन्वेस्टिंग के रूल्स को ध्यान में रखकर बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हम काफी अच्छे पैसे बना सकते हैं। पर दोस्तों इन्वेस्टिंग में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कोई सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, कोई सिर्फ स्टॉक्स में, तो किसी का फेवरेट होता है रियल एस्टेट। क्या हम इन सभी में एक जैसे पैसे बना सकते हैं, या इनमें से कोई एक सबसे बेस्ट होता है, जानते हैं अगले चैप्टर में जो है इन्वेस्टिंग के ऊपर।
कांग्रेचुलेशन, आपने मनी एंड वेल्थ का ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आइए हम इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट लर्निंग्स को एक बार ध्यान से देखते हैं। हमने जाना कि हम जाने अनजाने में पैसों की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, क्योंकि हम हमेशा किसी चीज को सेल करते हुए उसके ज्यादा से ज्यादा पैसे लेना चाहते हैं और बाय करते हुए कम से कम पैसे देना चाहते हैं, और इसी वजह से हमारे लिए पैसों को समझना और भी जरूरी हो जाता है। फिर हमने जाना कि पैसों के आने से पहले लोग चीजों की लेन देन से ट्रेड करते थे, पर उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जिस वजह से लोगों ने एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया और उससे ट्रेड करने लगे। शुरू में लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए सी शेल्स, क्राफ्ट किए हुए स्टोन्स और हाथी के दांत यूज करते थे, पर धीरे धीरे लोगों ने मेटल्स के कॉइन बनाए और फिर पेपर मनी का यूज होने लगा। इसके बाद हमने जाना कि पैसों की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि लोग हमें इसके बदले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देने को तैयार होते हैं, पर हमें असली जरूरत पैसों की नहीं बल्कि अलग अलग चीजों की होती है, और उन चीजों को बाय करने के लिए ही हमें पैसे चाहिए होते हैं। साथ ही अगर हमें एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जीनी है तो हमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि वेल्थ बनाना पड़ेगा, और दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। फिर हमने जाना कि वेल्थ बेसिकली 4 तरह के होते हैं: फाइनेंशियल वेल्थ, सोशल वेल्थ, टाइम वेल्थ और फिजिकल वेल्थ। फाइनेंशियल वेल्थ का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमारे आज की और आने वाली सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे दे सके। सोशल वेल्थ का मतलब होता है सोसाइटी में अच्छा स्टेटस और लोगों से अच्छे रिलेशनशिप्स का होना। टाइम वेल्थ का मतलब होता है हम अपना रोज का टाइम अपने तरीके से कैसे भी यूज करने के लिए फ्री हो। और फिजिकल वेल्थ का मतलब होता है हमारे हेल्थ का अच्छा होना। और अगर हम एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो हमारे पास चारों वेल्थ का होना बेहद जरूरी है। और अगर हमारे पास फाइनेंशियल वेल्थ है तो बाकी की 3 वेल्थ को पाना हमारे लिए आसान हो सकता है। और फिर हमने जाना कि वेल्थ बनाने के लिए 2 सबसे अच्छे ऑप्शन हैं: अपना बिजनेस करना और इन्वेस्टिंग करना। अपना बिजनेस करने में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, जिसकी वजह से ये सभी के लिए सही नहीं है, पर इन्वेस्टिंग सभी के लिए है, और कोई भी इसे अच्छे से सीखकर टाइम के साथ बहुत अच्छा पैसा बना सकता है। आइए दोस्तों, अब हम इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमने पिछले चैप्टर में जाना कि इन्वेस्टिंग से हम अपने लिए फाइनेंशियल वेल्थ बना सकते हैं, जो हमें फ्यूचर में बहुत अच्छे पैसे दे सकता है। पर इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, और वो है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। जी हाँ दोस्तों, महंगाई हमारे पैसों की सबसे बड़ी दुश्मन है, और इसकी वजह से हमारे पैसों की वैल्यू टाइम के साथ अपने आप कम होती जाती है, जिससे हमारे पैसे फ्यूचर में कम से कम चीजें खरीद पाते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे घर में हर महीने 4 लीटर मस्टर्ड ऑयल का यूज होता है, जिसकी प्राइस 200 रुपए पर लीटर है, यानी हम हर महीने 800 रुपए का मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं। अब अगर 5 साल के बाद उसी मस्टर्ड ऑयल का प्राइस 400 रुपए पर लीटर हो जाए तो हम अब 800 रुपए में 2 लीटर मस्टर्ड ऑयल ही बाय कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम पहले 800 रुपए में 4 लीटर मस्टर्ड ऑयल बाय कर लेते थे, पर अब हम उसी 800 रुपए में सिर्फ 2 लीटर मस्टर्ड ऑयल ही बाय कर पा रहे हैं, यानी कि 5 साल में हमारे 800 रुपए की वैल्यू आधी हो गई है, क्योंकि अब हम उसी 800 रुपए से पहले के 4 लीटर के मुकाबले आधा, यानी सिर्फ 2 लीटर मस्टर्ड ऑयल ही खरीद पा रहे हैं। दोस्तों, इन्फ्लेशन आमतौर पर हमेशा ही रहता है, कभी ज्यादा तो कभी कम, पर सभी चीजों के दाम टाइम के साथ जनरली बढ़ते जाते हैं। ऐसे में अगर हमारे पैसों की वैल्यू भी इन्फ्लेशन के साथ नहीं बढ़ी तो हम अपने पैसों से फ्यूचर में कम चीजें खरीद पाएंगे। हमारे एग्जांपल में मस्टर्ड ऑयल की प्राइस 5 साल में डबल हो गई है, और अगर हमें 5 साल बाद भी 4 लीटर मस्टर्ड ऑयल लेना है तो हमें अपने पॉकेट से 800 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, क्योंकि अब 4 लीटर मस्टर्ड ऑयल की प्राइस 800 रुपए के बजाय 1600 रुपए हो गई है। पर अगर किसी तरह हमारे 800 रुपए भी 5 साल में डबल होकर 1600 रुपए हो जाए तो हम 1600 रुपए में 4 लीटर मस्टर्ड ऑयल बाय कर सकते हैं, और फिर हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 5 साल में मस्टर्ड ऑयल के दाम डबल हो गए हैं, यानी कि 100% से बढ़ गए। और अगर हमारे पैसे भी 5 साल में डबल हो जाए, यानी 100% से बढ़ जाए, तो हम 4 लीटर मस्टर्ड ऑयल बिना एक्स्ट्रा पैसे लगाए बाय कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल में हमारे 800 रुपए डबल होकर 1600 रुपए हो जाएंगे। यानी कि अगर हमें अपने पैसे की वैल्यू को बनाए रखना है ताकि हम उन्हीं पैसों से फ्यूचर में उतनी ही चीजें खरीद सके जितनी अभी खरीद पाते हैं, तो हमें अपने पैसों को कम से कम इन्फ्लेशन के रेट के बराबर के रेट से बढ़ाना ही होगा, और ऐसा करने को हम वेल्थ प्रिजर्वेशन कहते हैं, यानी अपने पैसों की वैल्यू को बचाए रखना। दोस्तों, इंडिया में पिछले 60 सालों में एवरेज इन्फ्लेशन 7.5% के आसपास रहा है, यानी हमें अपने पैसों को हर साल कम से कम 7.5% से बढ़ाना ही होगा ताकि उनकी वैल्यू बनी रहे। पर अगर हम अपने लिए अच्छी फाइनेंशियल वेल्थ बनाना चाहते हैं तो हमें अपने पैसों को इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा, यानी 7.5% से ज्यादा के रेट से बढ़ाना होगा, ताकि हमारे पैसों की वैल्यू सिर्फ बनी ना रहे बल्कि बढ़ती भी जाए। और ऐसा करने को हम वेल्थ क्रिएशन कहते हैं, यानी पैसों की वैल्यू को बढ़ाना। दोस्तों, इस तरह 2 वजहों से हर किसी को इन्वेस्टिंग करना चाहिए। पहला, वेल्थ प्रिजर्वेशन यानी अपने पैसों की वैल्यू को बचाए रखने के लिए, और दूसरा वेल्थ क्रिएशन यानी अपने पैसों की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। आइए अब जानते हैं कि आखिर इन्वेस्टिंग होती क्या है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है ऐसी चीजें खरीदना जो फ्यूचर में हमें उन चीजों को खरीदने में लगे पैसों से ज्यादा पैसे लौटा सके, और हमें चीजों को खरीदने में लगे पैसों से जितने पैसे ज्यादा मिलते हैं उससे हम अपने इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट या रिटर्न कहते हैं। जैसे अगर हमने किसी चीज में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 1 साल के बाद हमें उसे सेल करने पर टोटल 12,000 रुपए मिलते हैं, तो हम कहेंगे कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर 20% का रिटर्न मिला है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट सेल करने पर हमें 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जो हमारे लगाए हुए 10,000 रुपए का 20% है। दोस्तों, इंडिया में लोग बहुत सारी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड या बैंक एफडीज। पर हम भले ही किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करें, हमें प्रॉफिट बस 2 ही तरीके से हो सकता है। पहला है अपने बाय की हुई चीजों को बाय प्राइस से ज्यादा के प्राइस पर सेल करके, और दूसरा है बाय की हुई चीजों से इनकम मिलने पर। एग्जांपल के लिए, अगर हमने इन्वेस्टमेंट के लिए एक फ्लैट 20 लाख रुपए में लेकर उसे 10,000 रुपए में रेंट से दिया है, तो हर महीने उससे हमें 10,000 रुपए का रेंट आएगा। और अगर हम कुछ सालों के बाद फ्लैट को सेल करना चाहें तो हो सकता है कि उसकी प्राइस 20 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर हमें प्रॉफिट 2 तरह से हो रहा है। पहला, हर महीने 10,000 रुपए रेंट मिलने से, और दूसरा 5 लाख रुपए फ्लैट सेल करने पर। हम हर महीने मिलने वाले रेंट को इन्वेस्टमेंट इनकम कहते हैं, और फ्लैट की प्राइस 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए होने को हम कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं, यानी कि हमारी खरीदी हुई चीज की वैल्यू का बढ़ जाना। और हमें सभी तरह की इन्वेस्टिंग में इन 2 तरीकों से ही प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, हम अपने इन्वेस्टिंग से कितने पैसे बना पाते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं और कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क और रिटर्न बहुत अलग अलग होते हैं। आइए हम एक एक करके सभी तरह की इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक पॉपुलर इन्वेस्टिंग चॉइस बन गई है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि हम स्टॉक मार्केट में मौजूद कंपनियों के शेयर्स को बाय करते हैं, और जब उनकी शेयर प्राइस हमारे बाय की हुई प्राइस से ज्यादा हो जाती है तो हम उन्हें सेल करके प्रॉफिट बनाते हैं। साथ ही जब तक हम एक कंपनी के शेयर्स को बाय करके रखते हैं, कंपनी हमें उन शेयर्स पर डिविडेंड दे सकती है, जिससे भी हमें प्रॉफिट हो सकता है। कंपनियां जब प्रॉफिट बनाती है तो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का एक हिस्सा दे सकती है, और इसे ही हम डिविडेंड्स कहते हैं।
आइए हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक कंपनी के 1000 शेयर्स को 100 रुपए के प्राइस से बाय किया है। अब अगर 1 साल के बाद कंपनी की शेयर प्राइस 100 रुपए से बढ़कर 150 रुपए हो जाती है तो हमें हर शेयर पर 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। और अगर हम अपने टोटल 1000 शेयर्स को 150 रुपए के प्राइस से सेल कर दें तो हमें हर शेयर पर 50 रुपए प्रॉफिट के हिसाब से अपने 1000 शेयर पर टोटल 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। और अगर कंपनी इस 1 साल में हर शेयर पर 5 रुपए का डिविडेंड भी देती है तो हमें अपने 1000 शेयर्स पर 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से टोटल 5000 रुपए का डिविडेंड भी मिलेगा। इस तरह हमें यहाँ पर 1 साल में अपने इन्वेस्टमेंट पर टोटल 55,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, 50,000 रुपए शेयर्स को हाई प्राइस पर सेल करने से और 5,000 रुपए डिविडेंड मिलने से। दोस्तों, हम स्टॉक मार्केट में कई तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम सीधे कंपनियों के शेयर्स बाय कर लें, जैसा हमने अपने एग्जांपल में किया। दूसरा तरीका है कि हम म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। और तीसरा तरीका है हम ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। हम चाहे कोई सा भी ऑप्शन चुनें, हमारा इन्वेस्टमेंट जनरली कंपनी के शेयर्स में ही होता है, पर इन सब में इन्वेस्ट करने का रिस्क, रिटर्न और तरीका तीनों अलग अलग होता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के जरिए हम शेयर्स में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। हम अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स को देते हैं, जिसमें एक फंड मैनेजर होता है और वो फंड मैनेजर हमारे पैसों को कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इस तरह म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आसान होता है, क्योंकि इसमें हमें अच्छी कंपनियों को ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वहीं ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी एक तरह का फंड होता है, जिसमें भी एक फंड मैनेजर हमारे पैसों को कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। पर इसमें यह डिफरेंस होता है कि ETFs को ठीक हम एक शेयर की तरह बाय और सेल कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स में ऐसा नहीं होता। हम म्यूचुअल फंड्स और ETFs को आने वाले चैप्टर्स में अच्छे से जानेंगे। आइए अब हम बॉन्ड इन्वेस्टिंग को समझते हैं। दोस्तों, अक्सर जब बड़ी कंपनियों या ऑर्गेनाइजेशंस को पैसों की जरूरत होती है तो वो बैंक से लोन लेते हैं, जिसे एक फिक्स टाइम में उन्हें इंटरेस्ट के साथ बैंक को चुकाना होता है। पर बड़ी कंपनियों या ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक ऑप्शन और होता है कि वो बैंक से लोन लेने की बजाय पब्लिक से लोन ले लें। और जब पब्लिक किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को लोन देती है तो पब्लिक के लिए वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, और इसे ही हम बॉन्ड्स इन्वेस्टिंग कहते हैं। दोस्तों, बॉन्ड्स एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, जिसे उसकी मैच्योरिटी कहते हैं। हमें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के बाद उसके मैच्योरिटी तक रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहता है, जिसे हम बॉन्ड्स का कूपन भी कहते हैं। और जब बॉन्ड्स का टाइम पीरियड एंड हो जाता है, यानी जब उसकी मैच्योरिटी आ जाती है, तो हमें हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसे वापस मिल जाते हैं। दोस्तों, हम बॉन्ड्स को उसकी मैच्योरिटी से पहले बॉन्ड्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर सेल भी कर सकते हैं, पर सेल करने के बाद हमें उस पर इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि AB लिमिटेड एक कंपनी है जिसे 5 सालों के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, और कंपनी ने ये पैसे बॉन्ड्स के जरिए जुटाने का फैसला किया है। कंपनी ने इसके लिए 10,000 रुपए के 1 लाख बॉन्ड यूनिट्स इशू करने का प्लान बनाया, जो टोटल 100 करोड़ रुपए के बराबर है, यानी 1 लाख यूनिट्स इंटू 10,000 रुपए पर यूनिट इक्वल टू 100 करोड़ रुपए। कंपनी ने इस बॉन्ड की मैच्योरिटी रखी है 5 साल, यानी 5 साल के बाद बॉन्ड्स एक्सपायर हो जाएंगे और इन्वेस्टर को उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। साथ ही AB लिमिटेड अपने बॉन्ड्स पर 10% ईयरली का इंटरेस्ट दे रही है। दोस्तों, कंपनियां अपने बॉन्ड्स को छोटे अमाउंट के यूनिट्स में इसलिए लाती है क्योंकि यहाँ पर वो पब्लिक से पैसे लेना चाहती है, और अमाउंट कम रखने पर ज्यादा से ज्यादा लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। पर कंपनियां अपने बॉन्ड्स यूनिट्स की प्राइस कितनी भी रख सकती है। अक्सर कंपनियां 10,000, 1 लाख या 10 लाख रुपए की बॉन्ड यूनिट्स लाती है। अब अगर हमें AB लिमिटेड के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो हमें मिनिमम 1 यूनिट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना होगा। मान लेते हैं कि हमने आज AB लिमिटेड के बॉन्ड्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 10 यूनिट्स लिए। AB लिमिटेड बॉन्ड्स पर 10% ईयरली इंटरेस्ट दे रही है, इसलिए हमें अगले 5 साल तक हर साल अपने 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 10% यानी 10,000 रुपए मिलेंगे। और 5 साल के बाद जब बॉन्ड की मैच्योरिटी आएगी तो हमें अपने इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए भी वापस मिल जाएंगे। यहाँ पर हर बार का इंटरेस्ट पेमेंट और मैच्योरिटी पर हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमारे दिए हुए बैंक अकाउंट में फिक्स डेट पर आ जाता है, और हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, बॉन्ड्स वैसे तो कई तरह के होते हैं, पर इंडिया में 2 तरह के बॉन्ड्स जो सबसे मेन है वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट भी अक्सर कई तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए बॉन्ड से पैसे जुटाती है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को काफी सेफ माना जाता है और इस पर हमें सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज्यादा ही इंटरेस्ट मिलता है। वहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के मुकाबले थोड़े रिस्की होते हैं, इसलिए इस पर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा होता है। हम बॉन्ड्स में बैंक से अपने ब्रोकर के जरिए आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग क्या होती है। दोस्तों, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है लैंड या उस पर बने स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना। और इंडिया में रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग करने की हिस्ट्री काफी पुरानी है। लोग लैंड बाय करते हैं ताकि फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ने से उन्हें प्रॉफिट हो, या वो घर या शॉप्स बाय करके उसे रेंट पर देते हैं, जिससे कि उन्हें रेगुलर इनकम आती रहे। दोस्तों, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के 4 ऑप्शंस होते हैं: लैंड, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। लैंड का मतलब होता है बिना कंस्ट्रक्शन की खाली जमीन या एग्रीकल्चरल लैंड। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट का मतलब होता है हाउस, फ्लैट्स या बिल्डिंग्स जिसमें लोग रहते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट का मतलब होता है ऐसी बिल्डिंग्स जहां पर बिजनेसेस अपना बिजनेस चलाते हैं, जैसे शॉप्स, शोरूम्स, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस स्पेसेस, होटल्स, मैरिज गार्डन्स, पार्किंग लॉट्स एक्सेट्रा। और इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट का मतलब होता है ऐसी जगह जो इंडस्ट्रियल बिजनेस यूज करती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, वेयर हाउसेज, फैक्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स हब एक्सेट्रा। दोस्तों, हम इन चारों ऑप्शंस में से किसी में भी इन्वेस्ट करें, हमें प्रॉफिट बस 2 तरह से ही हो सकता है। पहला है खरीदे हुए रियल एस्टेट को बढ़े हुए प्राइस पर सेल करके, जिसे हम कैपिटल अप्रिसिएशन कहते हैं। और दूसरा है अपने रियल एस्टेट से मिलने वाले रेंट से, जिसे हम रेंटल इनकम कहते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल हमारे ऊपर है कि हम इन 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। पर चाहे हम कोई सा भी ऑप्शन चुने, रियल एस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लोकेशन। ऐसा कहा जाता है कि रियल एस्टेट में 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और वो है लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। और इसलिए आप किसी भी तरह के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले उसके लोकेशन को अच्छे से स्टडी कर लें। आमतौर पर रियल एस्टेट हमें वैसी लोकेशन पर ही बाय करना चाहिए जिस लोकेशन की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो। जैसे अगर हम रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या प्रॉपर्टी के लोकेशन पर लोग रहना चाहेंगे, क्या आसपास अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स हैं, और क्या प्रॉपर्टी रोड से अच्छी तरह कनेक्टेड है, और वहां से रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स या कहीं भी जाना कितना आसान या मुश्किल है। दोस्तों, किसी भी तरह के रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस प्रॉपर्टी के बारे में एक चीज जरूर देखनी चाहिए, और वो है कैप रेट। कैप रेट यानी कैपिटलाइजेशन रेट हमें ये बताता है कि किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। कैप रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कैप रेट इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पर नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है प्रॉपर्टी से होने वाला एनुअल रेंटल इनकम माइनस उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने में लगने वाला ईयरली कॉस्ट, यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू एनुअल रेंटल इनकम माइनस कॉस्ट टू मैनेज द प्रॉपर्टी। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं
हैं कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए 2 BHK फ्लैट बाय करना चाह रहे हैं। फ्लैट की करंट मार्केट प्राइस है 25 लाख रुपए और फ्लैट से हर महीने 12,000 रुपए रेंट आ सकता है। यानी हमें एक साल में 12,000 रुपए इंटू 12 यानी 1,44,000 रुपए रेंट से मिलेगा। साथ ही मान लेते हैं कि साल में हमें प्रॉपर्टी को मैनेज करने में टोटल 14,000 रुपए लगेंगे। इस तरह इस प्रॉपर्टी का नेट ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा एनुअल रेंटल इनकम 1,44,000 रुपए माइनस कॉस्ट टू मैनेज द प्रॉपर्टी 14,000 रुपए, जो हो जाएगा 1,30,000 रुपए। दोस्तों अब हम इस प्रॉपर्टी के लिए कैप रेट को निकाल सकते हैं। कैप रेट इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि 1,30,000 रुपए डिवाइडेड बाय 25 लाख रुपए, जो होगा 5.20%। इस तरह इस प्रॉपर्टी का कैप रेट हो जाएगा 5.20%। दोस्तों कैप रेट का यूज हम दो प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने में करते हैं। अगर दो प्रॉपर्टीज हमें बिल्कुल सेम लग रही है तो हम उनके कैप रेट को कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमें किसमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। आइए अब हम इंडिया के सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन गोल्ड इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं। दोस्तों गोल्ड एक कमोडिटी है जो प्रीशियस यानी कीमती मेटल्स में आता है। इंडिया में लोग सालों से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते आए हैं। लोग अक्सर गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन्स बाय करके इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें हमें प्रॉफिट तब होता है जब हम गोल्ड को अपने बाय किए हुए प्राइस से ज्यादा के प्राइस पर सेल करते हैं। दोस्तों गोल्ड में हम दो तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है फिजिकल तरीके से और दूसरा है डिजिटल तरीके से। फिजिकल तरीके से हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट तो करते ही आए हैं। गोल्ड ज्वेलरी बाय करना, गोल्ड कॉइन्स बाय करना, गोल्ड के बने आर्टी क्राफ्ट्स बाय करना, ये सब फिजिकल तरीके से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना कहलाता है। पर दोस्तों फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने में ये रिस्क है कि हमारा गोल्ड गुम हो सकता है या कोई उसे चुरा सकता है। इसलिए फिजिकल गोल्ड को लंबे समय तक रखना काफी रिस्की हो जाता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हम फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने से हमें बिल्कुल गोल्ड जैसा ही रिटर्न मिलता है। पर क्योंकि इसमें सब कुछ डिजिटली होता है, जहां पर गुम होने का या चोरी होने का खतरा नहीं होता। दोस्तों डिजिटल तरीके से हम गोल्ड में बेसिकली 4 तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो है डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETFs, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। आइए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। दोस्तों डिजिटल गोल्ड में हम गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बाय करते हैं, जो हमारे ऑनलाइन अकाउंट में शो होता रहता है। हम यहाँ पर गोल्ड को ग्राम और अमाउंट के हिसाब से बाय कर सकते हैं। जैसे हम 1 ग्राम या 0.01 ग्राम गोल्ड बाय कर सकते हैं, या हम 100 रुपए, 500 रुपए या 5,000 रुपए का गोल्ड बाय कर सकते हैं। दोस्तों डिजिटल गोल्ड बाय करने का ऑप्शन बहुत सारे ऐप्स देते हैं, पर हमें किसी ट्रस्टेड या जाने माने ऐप से ही गोल्ड को बाय करना चाहिए। दोस्तों गोल्ड ETFs यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक तरह के फंड्स होते हैं जो मेनली गोल्ड बुलियन के प्राइस पर बेस्ड होते हैं और हम इन्हें ठीक किसी शेयर की तरह शेयर मार्केट में बाय और सेल कर सकते हैं। वहीं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं और हम इन्हें किसी भी म्यूचुअल फंड्स की तरह बाय और सेल कर सकते हैं। हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिटेल में आगे के चैप्टर में जानेंगे। दोस्तों सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो गोल्ड पर बेस्ड होते हैं और बॉन्ड की प्राइस 1 ग्राम गोल्ड के मार्केट प्राइस के बराबर होती है और हमें इसमें हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर 2.50% का इंटरेस्ट भी मिलता है और बॉन्ड्स की मैच्योरिटी आने पर हमें उस वक्त के गोल्ड के मार्केट प्राइस के हिसाब से अपने पैसे वापस मिल जाते हैं। जैसे अगर हमने टोटल 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके 10 ग्राम के गोल्ड बॉन्ड्स 5,000 रुपए पर ग्राम के रेट से बाय किया है तो हमें इस पर 2.5% के हिसाब से अपने 50,000 रुपए पर हर साल 1,250 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर बॉन्ड की मैच्योरिटी के टाइम पर गोल्ड का रेट 5,000 रुपए से 6,000 रुपए पर ग्राम हो गया तो उस वक्त हमें अपने 10 ग्राम गोल्ड के लिए 60,000 रुपए वापस मिलेंगे। दोस्तों आइए अब हम कलेक्टिबल्स इन्वेस्टिंग को जानते हैं जो नॉर्मल इन्वेस्टिंग से काफी अलग होता है। दोस्तों कलेक्टिबल्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसे लोग कलेक्ट करते हैं। जैसे कोई पुराने सिक्के कलेक्ट करता है, कोई स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, तो कोई पुरानी कार्स कलेक्ट करता है। अक्सर लोग ऐसी चीजों को अपने शौक के लिए कलेक्ट करते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी ही किसी पुरानी चीज की प्राइस काफी बढ़ जाती है और फिर जिनके पास वो चीज होती है अगर वो चाहे तो उसे सेल करके काफी ज्यादा पैसे बना सकते हैं। दोस्तों आमतौर पर लोग चीजों का कलेक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वो चीजें बेहद पसंद होती है या उन्हें उन चीजों से एक तरह का लगाव होता है। और अगर हम पसंद के साथ साथ इस उम्मीद से चीजें कलेक्ट करेंगे हम उसे फ्यूचर में ज्यादा प्राइस पर सेल करके प्रॉफिट बनाएंगे तो हम इसे कलेक्टिबल्स इन्वेस्टिंग कहेंगे। दोस्तों इस तरह की इन्वेस्टिंग में हम किस चीज का कलेक्शन करते हैं ये सबसे ज्यादा हमारी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है, पर हम चाहे तो काफी अलग अलग तरह की चीजों का कलेक्शन कर सकते हैं। आमतौर पर कलेक्ट किए जाने वाली चीजों में स्टैम्प्स, पुराने सिक्के, आर्ट्स जैसे पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स, पुरानी कार्स, रेयर वाइन्स, लिमिटेड एडिशन वॉचेस, स्नीकर्स या किसी खास मोमेंट से जुड़ी चीजें होती हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि कुछ कलेक्ट की हुई चीजों की प्राइस बहुत बढ़ जाती है, पर फिर भी ऐसी चीजों को सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए बाय करना बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि ये अंदाजा लगाना लगभग इम्पॉसिबल है कि आज से 5 या 10 साल के बाद लोग किस चीज को बाय करने के लिए कितने पैसे देंगे। साथ ही अगर हम कुछ भी कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें उसे बेहद संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि सालों बाद किसी चीज की वैल्यू तभी होती है जब वो बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में हो। एक स्क्रैच आने पर भी चीजों की वैल्यू काफी कम हो सकती है। दोस्तों आमतौर पर वैसे कलेक्टिबल्स की वैल्यू ज्यादा होती है जो बहुत महंगी और लिमिटेड एडिशन में हो, जैसे कि लग्जरी लिमिटेड एडिशन वॉचेस या हैंडबैग्स या स्नीकर्स, और इन्हें बाय करने के लिए ही काफी ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। साथ ही कलेक्टिबल्स इन्वेस्टिंग में रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि कलेक्ट की हुई चीजों के लिए कोई रेडीमेड मार्केट नहीं होता। ऐसे में हो सकता है कि हमें अपने कलेक्ट की हुई चीजों को सेल करने में काफी मेहनत करनी पड़े और इसलिए हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसी चीजों को कलेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर हमें कुछ चीजों को कलेक्ट करने में मजा आता है और हम उन्हें हमेशा अपने पास रख सकते हैं तो हम अपने शौक के लिए ऐसी चीजों का कलेक्शन जरूर कर सकते हैं। और अगर ऐसे में फ्यूचर में उस चीज की प्राइस बढ़ती है तो ये हमारे लिए बेहद अच्छी बात होगी। दोस्तों हमने अब तक 5 अलग अलग तरह के इन्वेस्टिंग ऑप्शंस को जाना: स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड और कलेक्टिबल्स। अब सवाल है कि इनमें से किसमें इन्वेस्ट करके हम लॉन्ग टर्म में अपने लिए सबसे ज्यादा फाइनेंशियल वेल्थ बना सकते हैं। आइए हम अगले लेसन में इसी सवाल का जवाब जानते हैं। दोस्तों इन्वेस्टिंग के इतने ऑप्शंस हमें कंफ्यूज करते हैं कि आखिर हमें किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अलग अलग लोग अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। कोई सिर्फ रियल एस्टेट को सही मानता है तो कोई सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है, तो किसी को सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स ही पसंद होते हैं। और अगर हमारा गोल लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा पैसे बनाने का है तो हमें अपनी पसंद के बजाय सभी इन्वेस्टिंग ऑप्शंस के लॉन्ग टर्म के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को देखना होगा। तभी हम ये जान पाएंगे कि किसमें इन्वेस्ट करके सबसे ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। दोस्तों कलेक्टिबल्स में इन्वेस्ट करके हम 5 से 7% का ईयरली रिटर्न बना सकते हैं। बॉन्ड्स में 6 से 8% का ईयरली रिटर्न बना सकते हैं। गोल्ड में हम 7 से 9% का ईयरली रिटर्न बना सकते हैं। रियल एस्टेट में 8 से 10% का ईयरली रिटर्न बना सकते हैं और स्टॉक मार्केट में हम 12 से 14% का ईयरली रिटर्न बना सकते हैं।
दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न हमें स्टॉक मार्केट में मिल सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको रियल एस्टेट के 8 से 10% के रिटर्न और स्टॉक मार्केट के 12 से 14% के रिटर्न में ज्यादा फर्क ना लगे, पर 20 से 30 सालों में इससे हमारे रिटर्न्स में लाखों रुपए का फर्क आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम पांचों तरह की इन्वेस्टिंग में 1 लाख रुपए 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करें तो कलेक्टिवल्स में हमारे 1 लाख रुपए 7% के ईयरली रिटर्न से 20 साल में 3,87,000 रुपए हो जाएंगे। वहीं बॉन्ड्स में 8% के ईयरली रिटर्न से हमारे 1 लाख रुपए 20 साल में 4,66,000 रुपए हो जाएंगे। गोल्ड में 9% की ईयरली रिटर्न से हमारे 1 लाख रुपए 20 साल में 5,06,000 रुपए हो जाएंगे। जबकि रियल एस्टेट में 10% की ईयरली रिटर्न से हमारे 1 लाख रुपए 20 साल में 6,73,000 रुपए हो जाएंगे। और स्टॉक मार्केट में हमारे 1 लाख रुपए 14% की ईयरली रिटर्न से 20 साल में 13,74,000 रुपए हो जाएंगे। वहीं अगर हम इन पांचों तरह की इन्वेस्टिंग में 1 लाख रुपए 30 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो कलेक्टिवल्स में वो 7% की ईयरली रिटर्न से 7,61,000 रुपए हो जाएंगे। बॉन्ड्स में वो 8% की ईयरली रिटर्न से 10,06,000 रुपए हो जाएंगे। गोल्ड में 9% की ईयरली रिटर्न से वो 13,27,000 रुपए हो जाएंगे। रियल एस्टेट में 10% की ईयरली रिटर्न से वो 17,45,000 रुपए हो जाएंगे। और स्टॉक मार्केट में वही 1 लाख रुपए 30 सालों में 14% की ईयरली रिटर्न से 50,95,000 रुपए हो जाएंगे। दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें सबसे ज्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट से ही मिल सकता है। इसलिए अगर हम लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा पैसे बनाना चाहते हैं तो हमें स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टिंग करना होगा। दोस्तों अब सवाल है कि सभी तरह के इन्वेस्टिंग में से स्टॉक मार्केट में ही सबसे ज्यादा पैसे क्यों बनते हैं। तो इसका जवाब ये है कि स्टॉक मार्केट में हम असल में कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनियों के ग्रो करने की कोई लिमिट नहीं होती है। अक्सर अच्छी कंपनियां 10 से 15 साल में ही बहुत बड़ी बन जाती हैं और अगर हमने ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है तो हमारे पैसे भी उतनी ही तेजी से बढ़ जाते हैं। इंडिया में पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट ने ही दिए हैं। गोल्ड, एफडी, रियल एस्टेट और बाकी तरह के इन्वेस्टिंग के रिटर्न्स स्टॉक मार्केट से बेहद कम ही रहे हैं। दोस्तों अक्सर लोग मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा होता है, पर असल में ऐसा सोचना गलत है। और अगर ऐसा सोचना गलत है तो फिर सही क्या है और स्टॉक मार्केट में आखिर रिस्क होता कितना है, जानते हैं ये सब अगले लेसन में। दोस्तों बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि स्टॉक मार्केट बेहद रिस्की होता है, यानी कि इसमें प्रॉफिट से ज्यादा हमें लॉस होने के चांसेस रहते हैं। पर ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमारे लॉस के चांसेस हमारे इन्वेस्टिंग करने के तरीके पर डिपेंड करता है। हम अपने बिहेवियर से स्टॉक मार्केट में अपने लॉस के चांस को बढ़ा देते हैं और अगर हम चाहें तो अपने बिहेवियर से स्टॉक मार्केट में अपने लॉस के चांस को बिल्कुल कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग रोड पर सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके अपनी बाइक आराम से बिल्कुल सेफली चलाते हैं, जिससे वो एक्सीडेंट होने के अपने चांसेस को कम करते हैं। पर वहीं कुछ लोग जानबूझकर ट्रैफिक रूल्स को तोड़कर गलत तरीके से बाइक चलाते हैं और एक्सीडेंट के अपने चांसेस को बहुत बढ़ा देते हैं। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि बाइक चलाने में एक्सीडेंट के चांसेस सभी के लिए एक जैसा है, क्योंकि हम अपने बिहेवियर से बाइक राइडिंग में अपने एक्सीडेंट के चांस को बहुत कम कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में बिल्कुल यही बात लागू होती है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में लॉस होने का चांस दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है हमारी अपनी डिसीजंस की अंडरस्टैंडिंग पर और दूसरा इस बात पर कि हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिसीजंस की अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि क्या हम ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में हम जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं और क्या हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो अच्छे से सोचकर और समझकर ले रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी की बातें सुनकर एक कंपनी में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं और हमें अक्सर ऐसे इन्वेस्टमेंट पर लॉस होता है। दोस्तों दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि रिस्क तब आता है जब हमें ये पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम स्टॉक मार्केट में जो भी करें वो खुद की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से करें ताकि हम अपने लॉस होने के चांस को कम कर सकें। आप खुद ही ये समझ सकते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट में किसी की बातें सुनकर इन्वेस्टमेंट करने से पैसे बनते तो फिर 90% से ज्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों होता। 90% से ज्यादा लोगों को लॉस इसलिए होता है क्योंकि वो बिना सोचे समझे बिना रिसर्च किए किसी की बातों में आकर कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं और आमतौर पर ऐसी कंपनियां अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जिससे हमें फिर अपने इन्वेस्टमेंट पर लॉस होता है और हम फिर स्टॉक मार्केट को रिस्की कहते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में लॉस होने का चांस इस बात पर भी टिका होता है कि हम कितने कम या कितने ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकता है, पर लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। और अगर हम सही में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनकर 10 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छे प्रॉफिट बनाने के चांसेस 90% से भी ज्यादा हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए अगर एक कंपनी 15 साल में अपने प्रॉफिट 20 गुना कर लेती है तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है कि उस कंपनी की शेयर प्राइस भी 15 सालों में 20 गुना हो जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंपनी की शेयर प्राइस हर साल बढ़ती ही जाए। हो सकता है कि कंपनी की शेयर प्राइस एक साल में 3 गुना बढ़ जाए और अगले साल वो 4 गुना कम हो जाए, पर 15 साल पूरे होने तक कंपनी की शेयर प्राइस भी उसके प्रॉफिट की तरह लगभग 20 गुना हो जाएगी। दोस्तों शॉर्ट टर्म में कंपनी की शेयर प्राइस स्टॉक मार्केट के मूड पर टिकी होती है। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो ज्यादातर कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ती रहती है और अगर स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो ज्यादातर कंपनी की शेयर प्राइस घटती रहती है। ऐसे में अगर हम स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमारे बाय किए हुए शेयर्स की प्राइस काफी कम हो जाए और हमें लॉस होने लगे। पर लॉन्ग टर्म में कंपनी की शेयर प्राइस कंपनियों के सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को फॉलो करती है और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे जो साल दर साल अपनी सेल्स और प्रॉफिट बढ़ाती जाए तो इन कंपनियों की शेयर प्राइस भी उसके सेल्स और प्रॉफिट के ग्रोथ के हिसाब से बढ़ती जाएगी, जिससे हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। इस तरह दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमारे लिए रिस्क यानी लॉस का चांस कितना है ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितनी समझदारी से इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों हमने समझ लिया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके हम सबसे ज्यादा पैसे बना सकते हैं, पर ऐसा करने के लिए हमें स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में जानना होगा। स्टॉक मार्केट आखिर क्या है, ये कैसे काम करता है, क्यों कंपनियां स्टॉक मार्केट में आती हैं, इसमें इन्वेस्ट करने की अलग अलग स्ट्रेटजी कौन सी है और किस स्ट्रेटजी से इन्वेस्ट करके सबसे ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब अगले चैप्टर में जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर। कांग्रेचुलेशंस, आपने इन्वेस्टिंग का ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आइए हम इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट लर्निंग्स को एक बार ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि इन्वेस्टिंग हम मेनली दो वजहों से करते हैं। पहला अपने पैसों की वैल्यू को बचाए रखने के लिए जिसे हम वेल्थ प्रिजर्वेशन कहते हैं और दूसरा अपने पैसों की वैल्यू को बढ़ाने के लिए जिसे हम वेल्थ क्रिएशन कहते हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई की वजह से हमारे पैसों की वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है और अगर हमें अपने पैसों की वैल्यू को बनाए रखना है तो हमें अपने पैसों पर इन्फ्लेशन जितना रिटर्न बनाना होगा। और अगर हम अपने पैसों की वैल्यू को बचाने के साथ बढ़ाना भी चाहते हैं तो हमें अपने पैसों पर इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा के रेट का रिटर्न बनाना होगा, जिसके लिए हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना होगा। फिर हमने जाना कि इन्वेस्टिंग का मतलब होता है ऐसी चीजें खरीदना जो फ्यूचर में
हमें चीजों को खरीदने में लगे पैसों से ज्यादा पैसे लौटा सके, और हमें खरीदने में लगे पैसों से जितने पैसे ज्यादा मिलते हैं उन्हें हम अपने इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट या रिटर्न कहते हैं। और इंडिया में लोग एफडी, गोल्ड, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हमने जाना कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है स्टॉक मार्केट में मौजूद कंपनियों के शेयर्स को बाय करना, जिसके बाद हमें दो तरह से प्रॉफिट हो सकता है। पहला है शेयर्स को अपने बाय किए हुए प्राइस से ज्यादा के प्राइस पर सेल करने से, और दूसरा है इन्वेस्ट किए हुए कंपनियों से डिविडेंड मिलने से। और हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली शेयर खरीदकर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स के जरिए इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने जाना कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि हम किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे रहे हैं। बॉन्ड्स एक फिक्स टाइम के लिए होते हैं जिसे उसकी मेच्योरिटी कहा जाता है, और हमें मेच्योरिटी तक अपने इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। और जब बॉन्ड्स की मेच्योरिटी का टाइम आ जाता है तो हमें हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसे वापस मिल जाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के मेनली 4 ऑप्शन होते हैं: लैंड, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। और इसमें भी हमें दो तरह से ही प्रॉफिट हो सकता है। पहला, बाय की हुई रियल एस्टेट को अपने बाय प्राइस से ज्यादा के प्राइस पर सेल करके, और दूसरा रेंटल इनकम मिलने से। और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करने के लिए हमें कैप रेट्स का यूज करना चाहिए। इसके बाद हमने जाना कि गोल्ड में हम दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिजिकल और डिजिटल। फिजिकल तरीके से इन्वेस्ट करने में गोल्ड के गुम होने का खतरा होता है, पर डिजिटल तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट करने पर ऐसा कोई खतरा नहीं होता। डिजिटल तरीके से हम गोल्ड में 4 तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं: डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बाय करके। हमने फिर जाना कि अगर हम किसी खास चीज को शौक के साथ साथ इस उम्मीद से कलेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ने पर उसे सेल करके प्रॉफिट बनाएंगे, तो इसे हम कलेक्टिबल्स इन्वेस्टिंग कहते हैं। और इसमें हम ऐसी चीजों को कलेक्ट करते हैं जिसे लोग फ्यूचर में कीमती मानेंगे और उसे ज्यादा पैसे पर बाय करना चाहेंगे। आमतौर पर इसमें लोग स्टैम्प्स, पुराने सिक्के, आर्ट्स जैसे पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स, पुराने कार्स, रेयर वाइन्स, लिमिटेड एडिशन वॉचेस, स्नीकर्स या किसी खास मोमेंट से जुड़ी चीज को कलेक्ट करते हैं। फिर हमने सारे इन्वेस्टिंग ऑप्शंस के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को देखा, जिससे हमें ये पता चला कि लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग से बन सकते हैं। जिसकी वजह ये है कि स्टॉक मार्केट में हम कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में एक कंपनी कितनी भी बड़ी बन सकती है, और इस वजह से स्टॉक मार्केट में हमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। फिर हमने देखा कि लोगों का स्टॉक मार्केट को बेहद रिस्की मानना सही नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क यानी लॉस होने का चांस हमारे बिहेवियर से आता है, और हम चाहें तो अपने बिहेवियर को ठीक रखकर स्टॉक मार्केट में अपने लॉस के चांस को बेहद कम कर सकते हैं। हमने जाना कि स्टॉक मार्केट में लॉस होने का चांस मेनली 2 वजहों से आता है। पहला, अगर हम बिना सही समझ, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्टॉक मार्केट में हम अपने लॉस होने के चांस को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। वहीं हम जितने कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें लॉस होने का चांस उतना बढ़ेगा। पर अगर हम सही नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से अच्छी कंपनियों को चुनकर उसमें 10 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें प्रॉफिट होने का चांस 90% से भी ज्यादा होगा। और यही वो तरीका है जिससे हम स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे बना सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं अगले चैप्टर पर, जिसमें हम ये डिटेल में जानेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने जाना कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब है इसमें मौजूद कंपनियों में इन्वेस्ट करना। इसलिए स्टॉक मार्केट की वर्किंग को सही से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कंपनियां स्टॉक मार्केट में क्यों और कैसे आती है। तो आइए पहले हम इसी चीज को समझते हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस की शुरुआत होती है एक आइडिया से। एंटरप्रेन्योर्स को एक बिजनेस आइडिया आता है जिसमें उन्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। वो उस बिजनेस आइडिया पर वर्क करते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस को अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स फिर एक कंपनी रजिस्टर करते हैं, जो मेनली 4 तरह से हो सकता है: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, शुरुआत में कंपनी किसी भी तरह से रजिस्टर हो, स्टॉक मार्केट में आने के लिए कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बनना ही पड़ता है। और अगर एंटरप्रेन्योर्स शुरू से ही बड़ा बिजनेस बनाने का सोच रहे हैं तो वो कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड ही रजिस्टर करते हैं। दोस्तों, कंपनी के रजिस्टर होने के टाइम पर फाउंडर्स को कंपनी में पैसे लगाने होते हैं, जिससे बिजनेस स्टार्ट होता है। इन पैसों को हम पेड अप कैपिटल भी कहते हैं, और इसके बदले फाउंडर्स को कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। इसके बाद कंपनी के फाउंडर्स बिजनेस को बनाने और बढ़ाने में लग जाते हैं, और इसके लिए हो सकता है वो टाइम पर लोन भी लेते रहें। पर बिजनेस बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा आता है जब कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, और कंपनी चाहे तो इसके लिए लोन ले सकती है। पर अगर कंपनी ने पहले से ही लोन ले रखा है तो हो सकता है उसे और लोन मिलना बहुत मुश्किल हो। साथ ही लोन पर फिक्स रेट से कंपनी को इंटरेस्ट भी देना होता है, और अगर किसी वजह से कंपनी इस बड़े लोन के इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाई तो वो बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस सकती है। इस रिस्क को देखते हुए हो सकता है कंपनियां लोन ना लेना चाहे, और फिर ऐसे में उन्हें अपनी जरूरत के पैसे जुटाने के लिए दूसरा तरीका चुनना पड़ता है, और ये दूसरा तरीका है स्टॉक मार्केट। दोस्तों, हमने देखा था कि कंपनी के रजिस्टर होने के टाइम पर फाउंडर्स ने कंपनी में पैसे लगाए थे और उन्हें इसके बदले शेयर्स मिले थे। यानी कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत थी, और इसके लिए फाउंडर्स ने कंपनी के शेयर्स खुद को सेल किए और इसके बदले कंपनी को पैसे दिए, जिससे कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हुआ। स्टॉक मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है। कंपनी को पैसों की जरूरत होती है और वो इसके लिए स्टॉक मार्केट के जरिए लोगों को अपने शेयर्स सेल करती है, जिसके बदले में कंपनी लोगों से पैसे लेती है और फिर उन पैसों को अपनी जरूरत के लिए यूज करती है। इस तरह दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जो कंपनियों को पब्लिक से पैसे जुटाने की फैसिलिटी देता है, ताकि वो अपनी जरूरत के पैसे लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। वहीं स्टॉक मार्केट पब्लिक को कंपनियों में आसानी से इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी देता है, ताकि वो कंपनियों के ग्रोथ का हिस्सा बनकर पैसा बना सके। दोस्तों, जब कंपनियां स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स सेल कर देती है तो फिर कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग या बाइंग और सेलिंग स्टॉक मार्केट में होने लगती है। दोस्तों, हम यहाँ शेयर्स को पब्लिक में बेचने की बात कर रहे हैं, पर उससे पहले क्या हम समझते हैं कि शेयर्स आखिर होते क्या हैं और शेयर्स बाय करने का क्या मतलब होता है। आइए जानते हैं ये सारी बातें अगले लेसन में। दोस्तों, मान लेते हैं कि मिस्टर शुभम और मिस्टर अभिषेक को एक बिजनेस आइडिया आया। उन्होंने इस पर काम करना स्टार्ट किया और एक कंपनी इससे प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर किया। साथ ही दोनों ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 50-50 लाख रुपए कंपनी में लगाए। इस तरह कंपनी के पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए हो गए। दोस्तों, यहाँ पर कंपनी मिस्टर शुभम और मिस्टर अभिषेक ने स्टार्ट की है। इस तरह अभी कंपनी में पार्टनर्स बस ये दोनों ही हुए, पर हो सकता है कि आगे चलकर दोनों को तीसरे या चौथे पार्टनर या एक इन्वेस्टर की जरूरत पड़े। ऐसे में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे वो इजीली नए लोगों को कंपनी में पार्टनर्स और इन्वेस्टर बना पाए, और कंपनी में शेयर्स का सिस्टम ऐसा ही सिस्टम है। दोस्तों, कंपनी का मालिक कौन कौन है, कंपनी की वैल्यू कितनी है, कंपनी में दूसरे लोग आसानी से इन्वेस्ट कर पाए, ये सब चीजों को आसान करने के लिए
हर नई कंपनी को बनाने के टाइम पर ही उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और इन्हें ही हम शेयर्स कहते हैं। और एक न्यू कंपनी में कितने शेयर्स होंगे ये इस बात से डिसाइड होता है कि फाउंडर्स ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपनी कंपनी में कितने पैसे लगाए हैं। दोस्तों, एक नई कंपनी के बनने के टाइम पर उसके एक शेयर की जो प्राइस रहती है उसे हम उस कंपनी का फेस वैल्यू कहते हैं और आमतौर से ये 10 रुपए होती है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी की शेयर प्राइस बाद में बढ़ जाए या घट जाए, पर फेस वैल्यू हमें ये बताता है कि कंपनी बनने के टाइम पर उसके एक शेयर की प्राइस कितनी थी। हमारे एग्जांपल में फाउंडर्स ने ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए लगाए हैं और अगर हम 1 करोड़ रुपए को 10 रुपए के शेयर्स में बांटेंगे तो टोटल 10 लाख शेयर्स बनेंगे। यानी कि पूरी ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब 10 लाख शेयर्स में बढ़ चुकी है और अब ये शेयर्स उन्हें मिलेंगे जिन्होंने कंपनी में पैसे लगाए हैं, यानी मिस्टर शुभम और मिस्टर अभिषेक को। दोस्तों, मिस्टर शुभम और मिस्टर अभिषेक ने इक्वली 50-50 लाख रुपए कंपनी में लगाए हैं, जिसका मतलब हुआ कि दोनों 50-50% के इक्वल पार्टनर हैं और इस वजह से दोनों को कंपनी के टोटल 10 लाख शेयर्स का भी 50-50% हिस्सा मिलेगा। यानी कि दोनों को 5-5 लाख शेयर्स मिलेंगे, जिसकी प्राइस अभी 10 रुपए है। और अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो दोनों पार्टनर को 5 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपए यानी कि 50 लाख रुपए के शेयर्स मिले हैं, जो उनके लगाए हुए पैसों के बराबर है। दोस्तों, यहाँ पर पूरी ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 10 लाख शेयर्स में बटी हुई है, यानी कि 10 लाख शेयर्स कंपनी के 100% के बराबर है। इस तरह कंपनी के 10,000 शेयर्स कंपनी के 1% के बराबर होंगे और अगर हम मिस्टर शुभम और मिस्टर अभिषेक से 10,000 शेयर्स बाई कर लें तो हम उनकी कंपनी ऐसे प्राइवेट लिमिटेड के 1% के मालिक हो जाएंगे। इस तरह दोस्तों, शेयर्स का मतलब होता है किसी कंपनी की हिस्सेदारी और हम स्टॉक मार्केट में एक कंपनी के जितने ज्यादा शेयर्स खरीदेंगे हम उस कंपनी के उतने ज्यादा हिस्से के मालिक बन जाएंगे। पर हम एक कंपनी के शेयर्स तभी बाई कर सकते हैं जब कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स सेल कर चुकी हो या कर रही हो, और स्टॉक मार्केट में कंपनी अपने शेयर्स आईपीओ से लाती है। आइए हम आईपीओ के बारे में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि मिस्टर शुभम और मिस्टर अभिषेक ने 50-50 लाख रुपए लगाकर ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की। अब मान लेते हैं कि मिस्टर शुभम और मिस्टर अभिषेक ने कंपनी को पूरे मेहनत से आगे बढ़ाया और 10 साल में कंपनी के एनुअल रेवेन्यू को 200 करोड़ रुपए और एनुअल प्रॉफिट को 30 करोड़ रुपए कर दिया। अब मिस्टर शुभम और मिस्टर अभिषेक अपने बिजनेस को तेजी से एक्सपैंड करना चाहते हैं, जिसमें उन्हें नई फैक्ट्रियां बनानी होगी, नई मशीन लेनी होगी और हजारों लोगों को हायर करना होगा। मिस्टर शुभम और मिस्टर अभिषेक ने कैलकुलेट किया कि उन्हें इन सब के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो 100 करोड़ रुपए की जरूरत को स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी के शेयर्स को सेल करके पूरा करेंगे। दोस्तों, कंपनियां जब फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को सेल करके पैसे जुटाती है तो इस प्रोसेस को आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है, क्योंकि कंपनी स्टॉक मार्केट में पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को सेल करने का ऑफर लाती है। दोस्तों, आईपीओ लाना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें कंपनी को बहुत सारे डिटेल डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं और इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करना होता है और इसलिए कंपनी आईपीओ लाने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर करती है, जिनका मेन काम होता है कंपनियों को आईपीओ लाने में हेल्प करना। दोस्तों, आईपीओ लाने से पहले कंपनियों को इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ मिलकर एक डिटेल डॉक्यूमेंट बनाना होता है, जिसे डीआरएचपी या ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। इसमें कंपनी की पूरी हिस्ट्री, उसके बिजनेस की इन्फॉर्मेशन, बिजनेस के रिस्क, फ्यूचर प्लान्स के साथ और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल में होती है। कंपनी को ये डॉक्यूमेंट सेबी को, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सबमिट करना होता है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक वैसे ही जैसे आरबीआई इंडियन बैंक्स को रेगुलेट करती है। इसके बाद सेबी सबमिट किए हुए डीआरएचपी को स्टडी करके आईपीओ लाने की परमिशन देती है और फिर कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक मिलकर आईपीओ की शेयर की प्राइस डिसाइड करते हैं और फिर आईपीओ को ओपन किया जाता है ताकि पब्लिक इसमें अप्लाई कर सके। दोस्तों, आईपीओ मेनली दो तरह के होते हैं, मेन लाइन आईपीओ और एसएमई आईपीओ। मेन लाइन आईपीओ बड़ी बड़ी कंपनियों के आईपीओ होते हैं जो 100 करोड़ या उससे ज्यादा के अमाउंट का आईपीओ लाते हैं। वहीं एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आईपीओ छोटे कंपनियों के आईपीओ होते हैं जो 100 करोड़ रुपए से कम के अमाउंट का आईपीओ लाते हैं। मेन लाइन आईपीओ जहां मैक्सिमम 3 दिन के लिए ओपन होते हैं, वहीं एसएमई आईपीओ मैक्सिमम 4 दिन के लिए ओपन होते हैं। और अगर हमें आईपीओ के टाइम पर ही कंपनी के शेयर्स बाई करने हैं तो हमें आईपीओ ओपन रहने के टाइम में ही शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। पर दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हमने किसी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई किया है तो हमें उसके शेयर्स मिल ही जाए। इसकी क्या वजह है और आईपीओ कैसे वर्क करता है, जानते हैं ये सब कुछ अगले लेसन में। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने देखा कि मिस्टर शुभम और मिस्टर अभिषेक को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए और अब वो इसके लिए अपनी कंपनी ऐसे लिमिटेड का आईपीओ ला रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आईपीओ आने के टाइम पर कंपनी के नाम में से प्राइवेट वर्ड हट जाता है, क्योंकि आईपीओ लाने का मतलब है कि कंपनी अब प्राइवेट नहीं रही और अब वो एक पब्लिक कंपनी है। मान लेते हैं कि कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक ने मिलकर ये डिसाइड किया कि 100 करोड़ रुपए जुटाने के लिए वो आईपीओ में कंपनी के 5 लाख शेयर्स 1900 रुपए पर शेयर से 2000 रुपए पर शेयर के प्राइस रेंज पर सेल करेंगे। दोस्तों, अक्सर आईपीओ में कंपनी अपने शेयर की प्राइस एक रेंज में लाती है, जिसे आईपीओ का प्राइस रेंज कहा जाता है। प्राइस रेंज की लोएस्ट प्राइस को फ्लोर प्राइस और हाईएस्ट प्राइस को कैप प्राइस कहते हैं। यहाँ पर एसए लिमिटेड अपना आईपीओ 1900 रुपए से 2000 रुपए के प्राइस रेंज में ला रही है, इसलिए यहाँ फ्लोर प्राइस होगा 1900 रुपए पर शेयर और कैप प्राइस होगा 2000 रुपए पर शेयर। दोस्तों, आईपीओ में शेयर्स हमें लॉट यानी बंडल्स में मिलते हैं और एक लॉट की प्राइस मैक्सिमम 15,000 रुपए ही हो सकती है। इस तरह लॉट में कितने शेयर्स होंगे ये कंपनी के आईपीओ के शेयर प्राइस पर डिपेंड करता है। एसए लिमिटेड की शेयर प्राइस 1900 रुपए से 2000 रुपए के बीच है, इसलिए यहाँ पर एक लॉट में 15,000 डिवाइडेड बाई 1900 टू 2000 यानी कि 7 शेयर्स होंगे। वहीं अगर आईपीओ में कंपनी की शेयर प्राइस 2900 रुपए से 3000 रुपए होती तो फिर 15,000 रुपए के एक लॉट में 5 शेयर्स ही होते। अब दोस्तों, एसए लिमिटेड का आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन होगा और इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए हमारे पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, जिसे हम किसी भी ब्रोकर के पास ओपन करवा सकते हैं। हम डीमेट अकाउंट के बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, आईपीओ में हम अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और हम एक या एक से ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते टाइम पर हम जितने अमाउंट के शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उतना अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। पर दोस्तों, ये जरूरी नहीं होता कि अगर हमने आईपीओ में अप्लाई किया है तो हमें शेयर्स मिल ही जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कंपनी आईपीओ में एक फिक्स नंबर के शेयर्स ही लाती है, पर अक्सर लोग कंपनी के लाए शेयर्स से ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। हमारे एग्जांपल में एसए लिमिटेड आईपीओ में 5 लाख शेयर्स ला रही है, पर क्योंकि आईपीओ में हर कोई कितने भी लॉट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, इसलिए हो सकता है कि सभी के एप्लीकेशन को मिलाकर लोगों ने टोटल 50 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया हो। पर एसए लिमिटेड कंपनी टोटल 5 लाख शेयर्स ही पब्लिक को दे रही है। ऐसे में शेयर्स किसे मिलेगा और किसे नहीं, इसका डिसीजन कंप्यूटर के जरिए लॉटरी से होता है, जिसमें हमें शेयर्स का मिलना और ना मिलना ये हमारे लक पर डिपेंड करता है।
दोस्तों अगर हमें आईपीओ में शेयर्स मिल जाते हैं तो हमारे बैंक में ब्लॉक्ड अमाउंट कंपनी के पास चला जाता है और कंपनी के शेयर्स कुछ दिनों में हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं। पर अगर हमें आईपीओ में शेयर्स नहीं मिलते हैं तो हमारा ब्लॉक्ड अमाउंट हमें कुछ दिनों में वापस मिल जाते हैं। दोस्तों आईपीओ में कंपनी के शेयर्स अलॉट होने के बाद शेयर्स की बाइंग सेलिंग स्टॉक मार्केट में शुरू हो जाती है और फिर कोई भी शेयर्स को बाय और सेल कर सकता है। एक बात ध्यान देने वाली है कि जब कंपनी आईपीओ के टाइम पर अपनी शेयर्स पहली बार पब्लिक को सेल करती है तो हम उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं, पर जब आईपीओ आने के बाद पब्लिक उन शेयर्स को आपस में बाय और सेल करती है तो उसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। और आईपीओ आने के बाद कंपनियों को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी या पब्लिकली लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी या सिर्फ लिस्टेड कंपनी कहा जाता है। दोस्तों हर कंपनी अपना आईपीओ दो तरह से ला सकती है, एक को फिक्स्ड प्राइस मेथड कहा जाता है और दूसरे को बुक बिल्डिंग मेथड कहा जाता है। आइए दोनों मेथड्स के बारे में जानते हैं अगले लेसन में। दोस्तों हर कंपनी अपना आईपीओ दो तरीकों से ला सकती है, एक को फिक्स्ड प्राइस मेथड कहा जाता है और दूसरे को बुक बिल्डिंग मेथड कहा जाता है। दोस्तों फिक्स्ड प्राइस मेथड में कंपनी पहले से ही अपने शेयर्स के प्राइस को फिक्स कर लेती है जिस पर वो आईपीओ में अपने शेयर्स सेल करेगी और सभी लोगों को आईपीओ में शेयर्स इसी फिक्स प्राइस पर ही मिलते हैं। जबकि बुक बिल्डिंग मेथड में कंपनी अपने आईपीओ के प्राइस को एक रेंज में लाती है। आईपीओ में लोग कंपनी के शेयर्स के लिए इसी प्राइस रेंज में अप्लाई करते हैं और आईपीओ में अप्लाई करने का टाइम खत्म होने के बाद ही शेयर्स का फाइनल प्राइस पता चलता है और उसी प्राइस पर कंपनी अपने शेयर्स आईपीओ में सेल करती है। आइए हम इन्हें रियल आईपीओ के एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों डिलीवरी लिमिटेड का आईपीओ 11 मई 2022 से 13 मई 2022 के बीच आया था। आईपीओ में कंपनी ने अपने शेयर प्राइस की रेंज रखी थी 462 रुपए से 487 रुपए, यानी कि ये आईपीओ बुक बिल्डिंग मेथड से लाया गया था और इसलिए इसे बुक बिल्ड इशू आईपीओ कहा जाएगा। लोगों ने आईपीओ में कंपनी के शेयर्स के लिए 462 रुपए से 487 रुपए के रेंज में अप्लाई किया और आईपीओ के अप्लाई पीरियड के एंड होने के बाद आईपीओ का फाइनल प्राइस 487 रुपए डिसाइड हुआ, यानी कि डिलीवरी लिमिटेड के आईपीओ में लोगों को शेयर्स 487 रुपए के प्राइस पर मिले। वहीं क्यूएमएस मेडिकल अलाइड सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ 27 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 के बीच आया। आईपीओ में कंपनी ने अपने शेयर्स को 121 रुपए के प्राइस पर सेल किया, यानी कि ये आईपीओ फिक्स्ड प्राइस मेथड से लाया गया था और इसलिए इसे फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ कहा जाएगा। लोगों ने आईपीओ के अप्लाई पीरियड में 121 रुपए के फिक्स प्राइस पर ही शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उन्हें शेयर्स भी 121 रुपए पर शेयर के प्राइस पर ही मिले। दोस्तों स्टॉक मार्केट में हर तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ लोग स्टॉक्स में स्मॉल अमाउंट ही इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे में आईपीओ सभी तरह के छोटे बड़े इन्वेस्टर्स को मिल सके इसके लिए एक रिजर्वेशन सिस्टम बनाया गया है। फिक्स्ड प्राइस मेथड से आने वाले आईपीओ में 50% शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है आम इन्वेस्टर्स जो आईपीओ में 2 लाख रुपए से कम के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं और बाकी का 50% आईपीओ उन सभी बड़े इन्वेस्टर के लिए होता है जो आईपीओ में मिनिमम 2 लाख या उससे ज्यादा के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। वहीं बुक बिल्डिंग मेथड से आने वाले आईपीओ में 35% शेयर्स रिटेल यानी आम इन्वेस्टर के लिए रिजर्व होते हैं जो आईपीओ में 2 लाख रुपए से कम के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। फिर 15% शेयर्स एनआईआई या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व होता है। इन्हें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या एचएनआई भी कहा जाता है। ये लोग बहुत रिच इन्वेस्टर्स होते हैं जो आईपीओ में मिनिमम 2 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं और बाकी के 50% शेयर्स क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व होते हैं। क्यूआईबीज में मेनली बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां आती हैं। दोस्तों ये कंपनी के ऊपर है कि वो अपना आईपीओ फिक्स्ड प्राइस मेथड से लाती है या बुक बिल्डिंग मेथड से, पर आमतौर पर मेनलाइन आईपीओस यानी वैसे आईपीओ जो 100 करोड़ या उससे ज्यादा के अमाउंट के होते हैं उसमें बुक बिल्डिंग मेथड का ही यूज होता है और एसएमई आईपीओस यानी वैसे आईपीओ जो 100 करोड़ से कम के अमाउंट के होते हैं उसमें आमतौर से फिक्स्ड प्राइस मेथड का यूज होता है। पर ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई मेनलाइन आईपीओ फिक्स्ड प्राइस मेथड से आए या कोई एसएमई आईपीओ बुक बिल्डिंग मेथड से आए और ये पूरी तरह से कंपनी के ऊपर है कि वो दोनों में से किस मेथड से अपना आईपीओ लाती है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में जाना था कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक खास अकाउंट होना चाहिए जिसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। आइए अगले लेसन में हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों डिजिटल बैंकिंग के आने से पहले हम पैसे कैश में रखते थे और सारा ट्रांजैक्शन कैश में ही होता था। इसमें कई रिस्क थे, जैसे नोट्स रखे रखे खराब हो जाते थे, फट जाते थे या गुम हो जाते थे। वहीं कैश अगर ज्यादा हो तो चोरी होने का डर भी रहता था। पर डिजिटल बैंकिंग में हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे पैसे सेफली हमारे बैंक अकाउंट में रहते हैं और हम अपने मोबाइल फोन से भी आसानी से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं जिससे हमारी बैंकिंग बिल्कुल आसान हो गई है। ठीक इसी तरह पहले लोगों को कंपनियों के शेयर्स बाय करने पर उस कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे जो पेपर के फॉर्म में होते थे और इसी से ये पता चलता था कि उन शेयर्स का मालिक कौन है। पर इसमें भी बहुत सारे रिस्क थे, जैसे शेयर सर्टिफिकेट्स रखे रखे खराब हो जाते थे या गुम हो जाते थे या कोई नकली शेयर सर्टिफिकेट्स बना लेता था। इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने साल 1996 में डिसीजन लिया कि अब शेयर्स को पेपर सर्टिफिकेट की बजाय डिजिटल फॉर्म में दिया जाएगा जो एक डिजिटल अकाउंट में सेव होगा। लोग जब शेयर बाय करेंगे तो वो इसी डिजिटल अकाउंट में आकर सेव होगा और लोग जब शेयर सेल करेंगे तो वो इसी अकाउंट से निकलकर सेल होगा और शेयर्स के लिए बने इस डिजिटल अकाउंट को हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। दोस्तों डीमैट अकाउंट का पूरा मतलब होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। डीमैटेरियलाइज्ड वर्ड का मतलब होता है किसी फिजिकल चीज को डिजिटल फॉर्म में बदलना और डीमैट अकाउंट में हम फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को डिजिटल फॉर्म में बदलते हैं। दोस्तों डीमैट अकाउंट्स गवर्नमेंट की डिपॉजिटरी कंपनियों में ओपन होते हैं और इंडिया में सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी कंपनियां हैं जहां पर हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पहला है सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड और दूसरा है एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। दोस्तों हालांकि हमारा डीमैट अकाउंट सीडीएसएल और एनएसडीएल में ही ओपन होता है पर हम असल में सीधे इनमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। हमारा डीमैट अकाउंट हमेशा किसी स्टॉक ब्रोकर के जरिए खुलता है और हर स्टॉक ब्रोकर सीडीएसएल या एनएसडीएल में से किसी एक से लिंक रहता है। इस तरह ब्रोकर ही हमारा डीमैट अकाउंट सीडीएसएल या एनएसडीएल में ओपन करता है। एग्जांपल के लिए ज़रोधा एक स्टॉक ब्रोकर है और वो सीडीएसएल से लिंक है, यानी अगर हम ज़रोधा के जरिए अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो हमारा डीमैट अकाउंट सीडीएसएल में ओपन होगा। दोस्तों इंडिया में सैकड़ों स्टॉक ब्रोकर हैं पर हम चाहे किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं वो या तो सीडीएसएल में ओपन होगा या एनएसडीएल में और हर स्टॉक ब्रोकर सीडीएसएल या एनएसडीएल में से किसी एक से लिंक रहता है। दोस्तों डीमैट अकाउंट में हमारे खरीदे हुए शेयर सेव होते हैं पर हमें एक और अकाउंट की जरूरत होती है जिसके जरिए हम शेयर्स खरीद और बेच सकें और इस अकाउंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। हम जब भी किसी ब्रोकर के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अकाउंट ओपन करते हैं तो वो हमारा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ओपन करता है। ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के पास ही ओपन होता है और ब्रोकर हमारा डीमैट अकाउंट सीडीएसएल या एनएसडीएल में ओपन करवाता है। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट को हम अपने बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच का ब्रिज कह सकते हैं क्योंकि पहले हम बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालते हैं और फिर ट्रेडिंग अकाउंट से हम उन पैसों से शेयर्स बाय करते हैं जो फिर हमारे डीमैट अकाउंट में आकर सेव हो जाता है। इस तरह ट्रेडिंग अकाउंट हमें शेयर्स को बाय और सेल करने की फैसिलिटी देता है। दोस्तों हमने अब तक स्टॉक मार्केट, शेयर्स, आईपीओ, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जाना है। अब हमें स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में जानना है, जिसके बाद हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में जानने के लिए पूरे रेडी हो जाएंगे। तो आइए हम स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में जानते हैं।
दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर कंपनियों के शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। और इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं। पहला है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और आईपीओ के बाद जब कंपनियों के शेयर्स की ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो वो इन्हीं दो एक्सचेंज पर होती है। कंपनियां चाहे तो अपना आईपीओ दोनों में से किसी एक एक्सचेंज पर या दोनों एक्सचेंज पर ला सकती है, पर ज्यादातर कंपनियां दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर ही अपना आईपीओ लाती हैं, जिसके बाद उनके शेयर्स की ट्रेडिंग दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर होने लगती है। दोस्तों हम न्यूज में या लोगों से आए दिन सुनते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी आज ऊपर गया या सेंसेक्स और निफ्टी आज नीचे गया, पर आखिर ये सेंसेक्स और निफ्टी है क्या और इनका ऊपर या नीचे जाने का मतलब क्या है। दोस्तों एनएसई पर लगभग 2000 कंपनियां और बीएसई पर लगभग 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं और रोज इन कंपनियों के शेयर्स को करोड़ों लोग बाई और सेल करते हैं, जिससे कंपनी की शेयर प्राइस घटती और बढ़ती रहती है। अगर हम किसी एक कंपनी के शेयर के परफॉर्मेंस को जानना चाहें तो हम उसका शेयर प्राइस देख सकते हैं, पर अगर हमें ये जानना है कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सभी बड़ी कंपनियां मिलकर कैसा परफॉर्म कर रही है तो ये हमारे लिए बेहद मुश्किल होगा। और इसी चीज को समझने के लिए स्टॉक मार्केट इंडेक्स बनाया गया है, जो किसी खास स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी बड़ी कंपनियों के शेयर्स के एवरेज परफॉर्मेंस को बताता है। बीएसई के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स, और ये बीएसई पर लिस्टेड 30 सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनियों के शेयर्स के परफॉर्मेंस को बताता है। और एनएसई के इंडेक्स का नाम है निफ्टी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, और ये एनएसई पर लिस्टेड 50 सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनियों के शेयर्स के परफॉर्मेंस को बताता है। दोस्तों मार्केट कैप का मतलब होता है एक कंपनी की मार्केट वैल्यू, और इसे निकालने के लिए हम कंपनी के शेयर प्राइस को उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर एक कंपनी के टोटल 5 करोड़ शेयर्स हैं और उसके एक शेयर की प्राइस 300 रुपए है तो कंपनी का मार्केट कैप हो जाएगा 5 करोड़ इंटू 300 रुपए यानी कि 1500 करोड़ रुपए। इस तरह दोस्तों जब हम ये कहते हैं कि निफ्टी आज ऊपर गया तो इसका मतलब है कि निफ्टी इंडेक्स में जो 50 कंपनियां हैं उनकी एवरेज शेयर प्राइस बढ़ी है। अब हो सकता है कि निफ्टी की 50 कंपनियों में से 17 कंपनियों की शेयर प्राइस कम हुई हो, पर बाकी की 33 कंपनियों की शेयर प्राइस बढ़ी है, जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर गया है। दोस्तों बीएसई ने सेंसेक्स इंडेक्स को 1979 में 100 की वैल्यू से शुरू किया था, जो आज 43 साल में लगभग 60,000 हो गई है, यानी कि 600 गुना बढ़ गई है। वहीं एनएसई ने निफ्टी इंडेक्स की शुरुआत 1996 में 1000 की वैल्यू से की थी, जो आज 26 साल में लगभग 18,000 हो गई है, यानी कि 18 गुना बढ़ चुकी है। दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी इंडिया के दो सबसे मेन स्टॉक इंडेक्स हैं, पर इसके अलावा भी कई सारे इंडेक्स हैं जो किसी खास सेक्टर या कंपनियों के परफॉर्मेंस को बताते हैं। जैसे निफ्टी 200 इंडेक्स जो एनएसई पर लिस्टेड सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली 200 कंपनियों के परफॉर्मेंस को बताता है, या बीएसई आईटी इंडेक्स जो सिर्फ बीएसई पर लिस्टेड आईटी कंपनियों के परफॉर्मेंस को बताता है। दोस्तों बीएसई और एनएसई स्टॉक एक्सचेंज मंडे से फ्राइडे तक रोज सुबह 9:15 से शाम 3:30 तक ओपन रहता है, और हम सिर्फ इसी टाइम में शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। साथ ही सैटरडे और संडे के अलावा कई सरकारी छुट्टी के दिनों पर भी स्टॉक एक्सचेंज बंद रहता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है ये अब हम समझ चुके हैं। आइए अब हम अगले चैप्टर में जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है। कांग्रेचुलेशंस, आपने हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स का ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आइए हम इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट लर्निंग्स को एक बार ध्यान से देखते हैं। दोस्तों हमने जाना कि स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जो कंपनियों को अपने जरूरत के पैसे जुटाने की फैसिलिटी देता है, और इन्वेस्टर्स को यानी कि हमें कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी देता है, ताकि हम कंपनियों के ग्रोथ का हिस्सा बनकर पैसे बना सकें। फिर हमने जाना कि शेयर्स कंपनी के छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें हम बाई करके कंपनी के छोटे पार्ट के मालिक या शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, और कंपनियां आईपीओ के प्रोसेस से इन्हीं शेयर्स को पब्लिक में सेल करके पैसे जुटाती है, और हम आईपीओ के टाइम पर कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमने जाना कि आईपीओ मेनली दो टाइप के होते हैं, पहला मेन लाइन आईपीओ और दूसरा एसएमई आईपीओ। मेन लाइन आईपीओ उन आईपीओ को कहा जाता है जिसमें कंपनियां 100 करोड़ या उससे ज्यादा अमाउंट का आईपीओ लाती हैं। वहीं एसएमई आईपीओ उन आईपीओ को कहा जाता है जिसमें कंपनियां 100 करोड़ से कम अमाउंट का आईपीओ लाती है। इसके बाद हमने जाना कि हर कंपनी आईपीओ दो मेथड से ला सकती है। पहला है फिक्स्ड प्राइस आईपीओ मेथड, जिसमें कंपनियां अपने आईपीओ के शेयर प्राइस को पहले से फिक्स कर देती है, और दूसरा है बुक बिल्डिंग आईपीओ मेथड, जिसमें कंपनियां अपने आईपीओ के शेयर प्राइस को एक रेंज में बताती है, और फिर लोगों के अप्लाई करने के बाद आईपीओ का शेयर प्राइस डिसाइड होता है, और कंपनी दोनों में से किसी भी मेथड से अपना आईपीओ ला सकती है। फिर हमने जाना कि शेयर्स को बाई करने के लिए हमें डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना होता है। डीमेट अकाउंट में हमारे बाई किए हुए शेयर्स डिजिटली सेव होते हैं। और फिर हमने जाना कि इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएसई और एनएसई, और दोनों स्टॉक एक्सचेंज के एक एक मेन इंडेक्स हैं जो दोनों एक्सचेंज पर लिस्टेड सबसे बड़ी कंपनियों के एवरेज परफॉर्मेंस को बताता है। बीएसई के इंडेक्स को सेंसेक्स कहा जाता है और एनएसई के इंडेक्स को निफ्टी कहा जाता है। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं अगले चैप्टर के ऊपर, जिसमें हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के अलग अलग तरीकों और स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों स्टॉक मार्केट में हम दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है डायरेक्टली, यानी कि जिसमें हम खुद से कंपनियां ढूंढकर उनमें इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा है इनडायरेक्टली, जिसमें हम म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स या पीएमएस में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें एक फंड मैनेजर होता है जो अपनी समझ से अच्छी कंपनियां ढूंढकर हमारे पैसे उनमें इन्वेस्ट करता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि दोनों तरीकों में से कोई एक सही है और दूसरा गलत है। हम दोनों तरीकों से इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट में पैसे बना सकते हैं, पर दोनों तरीकों में हमारा लगने वाला एफर्ट, हमारा रिटर्न और रिस्क तीनों काफी अलग अलग होता है। दोस्तों डायरेक्टली शेयर्स बाय करने में हम काफी बड़े रिटर्न बना सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसकी शेयर प्राइस 100 गुना बढ़ जाए, और सभी बड़े और सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने डायरेक्टली शेयर्स बाय करके ही पैसे बनाए हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट करें उसकी शेयर प्राइस आधी हो जाए, जिसके साथ हमारे पैसे भी आधे हो जाएंगे। दोस्तों स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से हमारे पैसे बढ़ेंगे या घटेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितनी समझदारी और नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों अगर आपको एक डॉक्टर बनना हो तो क्या आप सीधे जाकर किसी की हार्ट सर्जरी करने लगेंगे? सुनने में यह फनी जरूर लगता है, पर स्टॉक मार्केट में हम यही करते हैं। हमें किसी से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का पता चलता है और हम सीधे जाकर बिना सोचे समझे कंपनियों के शेयर्स बाय करने लगते हैं, जो हमारे मेहनत से कमाए हुए पैसों के लिए बेहद खतरनाक है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में 7000 से ज्यादा कंपनियां हैं, पर इन्वेस्टर विजय केडिया कहते हैं कि इन 7000 कंपनियों में से मुश्किल से 500 कंपनियां ही इन्वेस्टिंग करने के लायक है। ऐसे में अगर हम बिना नॉलेज के और बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करेंगे तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि हम किसी खराब कंपनी में ही इन्वेस्ट करेंगे, जिससे फिर हमें अपने पैसों पर लॉस ही होगा। दोस्तों आप ये कोर्स कर रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि आप एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए जरूरी नॉलेज को पाना चाहते हैं। हमारी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप इसी तरह इन्वेस्टिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखते रहें और उसके बाद ही बड़े अमाउंट से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें।
इस तरह दोस्तों डायरेक्टली शेयर्स बाय करके बड़े रिटर्न तो बनाया जा सकता है, पर इन्वेस्टिंग की सही नॉलेज और समझ के बिना ऐसा करना बहुत रिस्की है। अगर हम स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो पहले हमें इसके बारे में सही नॉलेज और माइंडसेट बनाना होगा। हम इसके लिए सभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग के ऊपर ढेर सारी बुक पढ़ सकते हैं, इंटरव्यूज देख सकते हैं, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं और ढेर सारे अच्छे इन्वेस्टर्स को सोशल मीडिया पर फॉलो करके उनसे सीख सकते हैं। दोस्तों वहीं इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमें बस अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स या पीएमएस में इन्वेस्ट करना होता है, जहां पर एक फंड मैनेजर होता है जिसे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का लंबा एक्सपीरियंस होता है। वो अपनी मेहनत से अच्छी कंपनियां ढूंढता है और हमारे पैसे उनमें इन्वेस्ट करता है, और इस सर्विस के लिए ये हमसे फंड मैनेजमेंट की फीस लेते हैं, जो हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 1 से 3% तक हो सकता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स और पीएमएस से जरूर हम इंडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर ये तीनों काफी अलग अलग चीजें होती हैं। आइए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है म्यूचुअल, जिसका मतलब होता है जो कॉमन हो, और दूसरा शब्द है फंड, जिसका मतलब होता है पैसे। इस तरह म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ कॉमन पैसे या कॉमन फंड। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक कॉमन फंड होता है जिसमें सभी इन्वेस्टर्स के पैसे होते हैं, और फिर इन पैसों को म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जिससे हमारे इन्वेस्ट किए हुए पैसे बढ़ते हैं और हमें प्रॉफिट होता है। दोस्तों जिस तरह हमें कंपनियों में इन्वेस्ट करने पर शेयर्स मिलते हैं, ठीक उसी तरह जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती है, और जैसे हर शेयर की प्राइस होती है और उसके बढ़ने से हमें प्रॉफिट होता है, वैसे ही हर म्यूचुअल फंड यूनिट की एनएवी या नेट एसेट वैल्यू होती है, और जैसे जैसे हमारी म्यूचुअल फंड यूनिट्स की एनएवी बढ़ती है हमें प्रॉफिट होता है। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एबी फंड एक म्यूचुअल फंड है जिसमें हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और जिसकी एनएवी है 50 रुपए। इस तरह हमें 1 लाख डिवाइडेड बाय 50 यानी कि 2000 म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिलेगी। अब अगर 2 साल के बाद इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स की एनएवी 50 रुपए से बढ़कर 75 रुपए हो गई तो हमारे 2000 यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी 2000 × 75 यानी कि 1,50,000 रुपए, यानी कि हमें हमारे 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दोस्तों शेयर्स और म्यूचुअल फंड यूनिट्स में एक बहुत बड़ा फर्क ये होता है कि शेयर्स की प्राइस दिन भर बदलती रहती है, क्योंकि हर सेकंड लोग इनकी बाइंग और सेलिंग करते रहते हैं, पर म्यूचुअल फंड यूनिट्स की एनएवी के साथ ऐसा नहीं होता है। हर दिन म्यूचुअल फंड यूनिट्स की एनएवी सिर्फ एक बार चेंज होती है, और वो स्टॉक मार्केट के क्लोज होने के बाद होती है, और एक दिन में किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले सभी इन्वेस्टर्स को एक ही एनएवी पर म्यूचुअल फंड यूनिट्स मिलती है। दोस्तों हम हर म्यूचुअल फंड्स में दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है लमसम और दूसरा है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि हमने एक बार में ही बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में डाल दिया, और एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि हम हर महीने या हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये हमारे ऊपर है कि हम 500 रुपए, 1000 रुपए या 5000 रुपए कितनी की एसआईपी कर रहे हैं। एसआईपी को हम इजीली स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं, और एसआईपी अमाउंट को भी इजीली घटा या बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमें दोनों में से एक ऑप्शन ही चूज करना होता है। हम किसी म्यूचुअल फंड में अपने सैलरी से पैसे सेव करके एसआईपी कर सकते हैं, और जब हमें कहीं से बड़ा अमाउंट मिलता है तो हम उन पैसों को उसी म्यूचुअल फंड में या किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स में हमें प्रॉफिट तभी होता है जब म्यूचुअल फंड्स ने जिन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है वो अच्छा परफॉर्म करे, और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर पूरी रिसर्च और एनालिसिस करके ही हमारे पैसे कंपनियों में इन्वेस्ट करे। और फंड मैनेजर्स ऐसा ही करते हैं, वो खुद तो रिसर्च करते ही हैं, साथ में वो बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट को भी हायर करते हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में अच्छी कंपनियों को ढूंढते रहते हैं। इतना सब करने के लिए म्यूचुअल फंड्स को बहुत कॉस्ट उठानी पड़ती है, और इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स हमसे फंड मैनेज करने की फीस लेते हैं, जिसे हम म्यूचुअल फंड्स का टीईआर यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो या सिर्फ एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, और गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ये 0 से मैक्सिमम 3% तक हो सकता है। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि अगर एक म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है और म्यूचुअल फंड अगर साल में 20% का रिटर्न बनाती है तो हमें असल में 20% रिटर्न माइनस 1% एक्सपेंस रेशियो यानी 19% का ही रिटर्न मिलेगा, यानी कि हम जितने परसेंट का एक्सपेंस फीस देंगे हमारा रिटर्न उतने परसेंट से कम हो जाएगा। और इस वजह से ये बेहद जरूरी है कि हम वैसे म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करें जिनका एक्सपेंस रेशियो कम हो, क्योंकि छोटे से दिखने वाले एक्सपेंस रेशियो की वजह से हमें लॉन्ग टर्म में लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। और अगर हम आसानी से कम एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझना होगा। आइए हम इनके बारे में अगले लेसन में समझते हैं। दोस्तों जब इंटरनेट नहीं था और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोग बहुत कम थे तो म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने म्यूचुअल फंड्स लोगों को बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स का सहारा लेना पड़ता था, जिसके लिए म्यूचुअल फंड्स को इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को ईयरली कमीशन देना पड़ता था, जिससे म्यूचुअल फंड्स के खर्चे बढ़ जाते थे, यानी उनका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता था। पर फिर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2013 में डिसाइड किया कि अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बहुत ज्यादा है तो इन्वेस्टर्स को बिना डिस्ट्रीब्यूटर के सीधे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। और फिर सेबी ने ये रूल बनाया कि हर म्यूचुअल फंड को पहले से चले आ रहे डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के साथ साथ इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देना होगा। सेबी ने डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए सेल किए जाने वाले म्यूचुअल फंड्स को रेगुलर प्लान का नाम दिया, और सीधे म्यूचुअल फंड्स कंपनी से बाय किए जाने वाले म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्ट प्लान का नाम दिया। दोस्तों इस तरह आज हम हर म्यूचुअल फंड में दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लान से और रेगुलर प्लान से। डायरेक्ट प्लान में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान से कम होता है, जिससे लॉन्ग टर्म में हमारे लाखों रुपए बच जाते हैं। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमने एक म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों से 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी 15 साल के लिए की है। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.5% है और उसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1% है। अगर ये म्यूचुअल फंड 15 साल में 16% की ईयरली रेट से रिटर्न बनाती है तो रेगुलर प्लान में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 67,68,631 रुपए, पर डायरेक्ट प्लान में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 71,16,994 रुपए, यानी कि सिर्फ 0.5% से ज्यादा के एक्सपेंस रेशियो की वजह से हमें रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करने पर 3,48,363 रुपए का नुकसान हुआ। इसलिए हमें हमेशा म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट प्लान से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें हर बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर ये जरूर पता करना चाहिए कि हम डायरेक्ट या रेगुलर किस तरह के म्यूचुअल फंड प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर बैंक या किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर के जरिए लिए गए म्यूचुअल फंड्स रेगुलर प्लान के होते हैं, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में अपने लाखों रुपए का प्रॉफिट गंवाना पड़ता है। आइए अब हम ईटीएफ से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के तरीके को समझते हैं। दोस्तों ईटीएफ का पूरा मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ऐसा फंड जिसकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होती है।
हमने म्यूचुअल फंड्स में देखा था कि जब हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती है, जिसकी प्राइस दिन में सिर्फ एक बार मार्केट क्लोज होने के बाद ही चेंज होती है। पर दोस्तों ईटीएफ एक अलग तरह के फंड होते हैं जिनकी यूनिट्स की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में ठीक एक शेयर की तरह होती है, जिस वजह से इनकी प्राइस भी हर सेकंड चेंज होती रहती है और हम इन्हें एक स्टॉक की तरह आसानी से बाई और सेल कर सकते हैं। दोस्तों ईटीएफ कई तरह के होते हैं, जैसे स्टॉक ईटीएफ, बॉन्ड ईटीएफ, कमोडिटी ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ या रियल एस्टेट ईटीएफ। और एक ईटीएफ जिस टाइप का होता है उसके फंड सिर्फ उसी तरह की चीजों में इन्वेस्टेड रहते हैं। जैसे स्टॉक ईटीएफ में ईटीएफ के फंड स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते हैं और गोल्ड ईटीएफ में ईटीएफ के फंड गोल्ड में इन्वेस्टेड रहते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में ये फर्क भी होता है कि ईटीएफ में हमें कोई मैनेजमेंट फीस नहीं देनी पड़ती है, पर क्योंकि हम ईटीएफ को ठीक एक शेयर की तरह बाई और सेल करते हैं, हमें उस पर शेयर की तरह ही बाइंग और सेलिंग करने पर ब्रोकरेज और टैक्सेस देना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में लगने वाले सभी फीस और ब्रोकरेज के बारे में हम कोर्स में आगे जानेंगे। दोस्तों अगर हम डायरेक्टली स्टॉक्स में खुद से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ सबसे अच्छे ऑप्शन होते हैं। हम आसानी से अपना डीमैट अकाउंट खोलकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें इनमें ज्यादा रिसर्च करने की और समझने की जरूरत भी नहीं होती और हम म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में 500 रुपए से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम रेगुलरली अच्छी सेविंग कर रहे हैं और रेगुलरली म्यूचुअल फंड्स में या ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे पैसे बना सकते हैं। पर इसके लिए हमें रेगुलरली इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट भले ही कहीं भी जाए पर लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है। आइए अब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के एक और तरीके पीएमएस को समझते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स आम पब्लिक के लिए इन्वेस्टिंग करने के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेबी ने आम इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए हैं जो म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स को कई तरह के रिस्की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करने से रोकती है। पर अगर हमारे पास पैसे थोड़े ज्यादा हैं और हम बिना किसी रोक टोक के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए पीएमएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों पीएमएस का पूरा मतलब होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और ये म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ से थोड़े अलग होते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें पीएमएस के पास अपना नया डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है। पीएमएस में हमारे पैसे किसी कॉमन फंड में नहीं जाते, बल्कि पीएमएस के जरिए ओपन हुए हमारे नए बैंक अकाउंट में ही रहते हैं। पीएमएस में एक पोर्टफोलियो मैनेजर होता है जो हमारे इन्वेस्टमेंट को मैनेज करता है और इसमें हमारे पैसे से खरीदे गए शेयर्स हमारे नए डीमैट अकाउंट में रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमारे पैसों से हमारे नाम पर ही शेयर्स बाय होते हैं, बस हमारे पोर्टफोलियो को मैनेज एक पोर्टफोलियो मैनेजर करता है। दोस्तों पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करने के चार्जेस म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के चार्जेस से ज्यादा होते हैं। हमें इसमें अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर ईयरली 1 से 3% मैनेजमेंट फीस के साथ साथ 1 से 3% की एंट्री फीस और फिर शेयर्स बाय और सेल करने में लगा ब्रोकरेज फीस भी देना होता है। पर दोस्तों पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करने में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम 50 लाख रुपए चाहिए होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएमएस में म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ से कहीं ज्यादा रिस्क होता है और इसलिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास अच्छे खासे पैसे हो। दोस्तों पीएमएस मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला डिस्क्रिशनरी पीएमएस, जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजर ही हमारा पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करता है। शेयर्स की बाइंग सेलिंग सब वो हमसे बिना पूछे अपने हिसाब से करता है। दूसरा है नॉन डिस्क्रिशनरी पीएमएस, जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजर कोई भी स्टॉक बाई या सेल करने से पहले हमसे पूछता है। यहाँ पर इन्वेस्ट करने या ना करने का डिसीजन हमारा होता है, पर शेयर्स की बाइंग और सेलिंग का काम पोर्टफोलियो मैनेजर ही करता है और हम चाहे तो अपने हिसाब से स्टॉक्स भी पोर्टफोलियो मैनेजर को बाय करने के लिए कह सकते हैं। और तीसरा है एडवाइजरी पीएमएस, जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजर सिर्फ हमें स्टॉक्स को बाय या सेल करने की एडवाइस देता है और फिर ये हमारे ऊपर है कि हम क्या डिसीजन लेते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से इन्वेस्ट करना सही है और अगर कुछ सही नहीं है तो वो है इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना। अगर हम खुद से इन्वेस्टिंग सीखकर इन्वेस्टिंग करना चाहें तो हमें जरूर डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए, पर अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो हमें इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पीएमएस में इन्वेस्ट करने में अमाउंट बहुत ज्यादा लगता है और ये रिस्की भी होता है, इसलिए पीएमएस में इन्वेस्ट करने से पहले हमें किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करने के तरीकों को हम समझ चुके हैं। आइए अब हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को डिटेल में समझते हैं, पर उससे पहले ये जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइस आखिर क्यों बढ़ती है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमें बड़ा प्रॉफिट तभी होता है जब हम ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करें। और लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करने का मतलब ये है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने सेल्स और प्रॉफिट को तेजी से बढ़ाती जाए, और जब कंपनी ऐसा करती है तो उसकी शेयर प्राइस बढ़ती है, जिससे हमें प्रॉफिट होता है। अब सवाल है कि एक कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट के बढ़ने से शेयर प्राइस क्यों बढ़ती है। सेल्स, प्रॉफिट और शेयर प्राइस में आखिर कनेक्शन क्या है। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी सभी ने एक साथ इन्वेस्टमेंट के लिए एक घर खरीदा। तीनों का प्लान ये है कि वो अभी घरों को रेंट से देंगे और 5 साल के बाद घर की प्राइस बढ़ने पर उसे सेल कर देंगे। साथ ही मान लेते हैं कि तीनों घर एक जैसे हैं, इस वजह से तीनों का रेंट भी सेम है। दोस्तों मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी ने अपने अपने घरों को रेंट से दे दिया और उन्हें अपने घरों से हर महीने रेंट आने लगा। इस तरह 5 साल बीत गए और 5 सालों में मिस्टर ए की घर की हालत बिल्कुल खराब हो गई। उन्होंने अपने घर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा और घर में पानी की लीकेज और दीवारों पर दरार आ गई। मिस्टर बी ने अपने घर का थोड़ा ध्यान रखा और टाइम टाइम पर घर को रिपेयर करवाते रहे। पर मिस्टर सी ने अपने घर पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने अपने घर पर एसी लगवा दिया, घर की हर 6 महीने में फर्स्ट क्लास रिपेयरिंग करवाई, बराबर किराएदारों से मिलकर घर को अच्छा रखने के लिए मेहनत की और उन्होंने घर के टेरेस पर एक एक्स्ट्रा रूम भी बनवा दिया। दोस्तों तीनों लोगों ने 5 साल में अपने घर को अलग अलग तरीके से मैनेज किया है। मिस्टर ए का घर पहले से खराब हो गया है, मिस्टर बी का घर ठीक ठाक है, पर मिस्टर सी का घर आज पहले से काफी अच्छा है और इसी वजह से तीनों घर के रेंट पर भी फर्क पड़ेगा और आप ये समझते हैं कि अब सबसे ज्यादा रेंट मिस्टर सी के घर को मिलेगा। अब दोस्तों अगर आज मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी तीनों इसी कंडीशन में अपने घरों को बेचना चाहें तो किसे अपने घर के सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसका जवाब बहुत मुश्किल नहीं है और वो है मिस्टर सी को। दोस्तों हम इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पर मिस्टर सी को अपना घर बेचने पर सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, पर इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि मिस्टर सी ने 5 सालों में घर को अच्छे से ध्यान रखकर उसकी रेंट बनाने की एबिलिटी को बढ़ा दिया है और यही वो वजह है जिससे मिस्टर सी को अपना घर सेल करने पर मिस्टर ए और मिस्टर बी से ज्यादा पैसे मिलेंगे। दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी ठीक ऐसा ही होता है। कंपनी के प्रमोटर्स टाइम के साथ मेहनत करके अच्छे डिसीजन लेकर अपनी कंपनी की प्रॉफिट बनाने की एबिलिटी को तेजी से बढ़ाते हैं, जिससे कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट तेजी से बढ़ाती चली जाती है। कंपनी की प्रॉफिट बनाने की एबिलिटी को बढ़ता हुआ देखकर इन्वेस्टर्स उनकी कंपनियों के शेयर्स के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं, जिससे कंपनियों की शेयर प्राइस बढ़ती जाती है और हमें प्रॉफिट होता है।
दोस्तों हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा हो और उसकी शेयर प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे चली जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस पर मार्केट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ता जा रहा है तो ज्यादातर कंपनी के शेयर की प्राइस भी बढ़ती रहती है, भले ही कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाए या ना बढ़ाए या लॉस बनाए। वहीं अगर मार्केट तेजी से नीचे गिर रहा है तो ज्यादातर कंपनी की शेयर प्राइस भी घटती रहती है, भले ही कंपनी प्रॉफिट क्यों ना बनाए। पर लॉन्ग टर्म में कंपनी की शेयर प्राइस पर मार्केट का असर कैंसिल हो जाता है और फिर एक कंपनी की शेयर प्राइस वहीं जाती है जहां उसके प्रॉफिट्स या प्रॉफिट बनाने की एबिलिटी जाती है। अगर कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने प्रॉफिट बनाने की एबिलिटी को 100 गुना करती है तो उसका शेयर प्राइस भी उतने टाइम में 100 गुना के आसपास का ही रिटर्न देगा। पर अगर लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने प्रॉफिट बनाने की एबिलिटी को नहीं बढ़ा पाती है या लॉस बनाने लगती है तो उसका शेयर प्राइस बढ़ने के बजाय घट सकता है और हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो सकता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस के बढ़ने से होने वाले प्रॉफिट को तो हमने समझ लिया, आइए अब हम स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट के दूसरे तरीके यानी डिविडेंड्स को समझते हैं। दोस्तों जब कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो वो चाहे तो प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट सकती है और कंपनी के प्रॉफिट में से बांटे हुए इसी हिस्से को डिविडेंड्स कहा जाता है। एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास एक कंपनी के 1000 शेयर्स हैं और वो कंपनी 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो हमें अपने 1000 शेयर्स पर टोटल 10,000 रुपए का डिविडेंड मिलेगा और डिविडेंड सीधे हमारे उसी बैंक अकाउंट में आता है जिसे हमने डीमैट अकाउंट ओपन करवाते टाइम पर दिया था। दोस्तों डिविडेंड्स को अक्सर कंपनियों के फेस वैल्यू के परसेंट के फॉर्म में बताया जाता है। जैसे अगर एक कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपए है और कंपनी 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो ये कहा जाता है कि कंपनी ने 100% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। वहीं अगर यही कंपनी 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो ये कहा जाएगा कि कंपनी ने 200% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का डिविडेंड यानी 10 रुपए पर शेयर उसके फेस वैल्यू यानी 5 रुपए का 2 गुना है। दोस्तों अगर हमने एक कंपनी के शेयर्स पहले से ही बाय करके रखा है तो कंपनी जब भी डिविडेंड देगी वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा और ऐसा तब तक होगा जब तक उस कंपनी के शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में हैं। पर अगर हमें कंपनी के शेयर्स सिर्फ डिविडेंड लेने के लिए बाय कर रहे हैं तो हमें डिविडेंड से जुड़ी 4 डेट्स को ध्यान में रखना होता है और वो डेट्स हैं अनाउंसमेंट डेट, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट। दोस्तों अनाउंसमेंट डेट उस डेट को कहते हैं जब कंपनी डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट करती है। इसमें कंपनी ये भी बताती है कि वो कितने रुपए का डिविडेंड देने वाली है और इसी डेट के बाद पब्लिक को पता चलता है कि कंपनी डिविडेंड देने वाली है। डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने के बाद कंपनी डिविडेंड देने की तैयारियों में लग जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये डिसाइड करना होता है कि डिविडेंड किन शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, क्योंकि हर रोज लाखों लोग कंपनी के शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। इसके लिए कंपनी एक डेट डिसाइड करती है जिसे रिकॉर्ड डेट कहा जाता है और रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के शेयर्स जिनके भी डीमैट अकाउंट में होते हैं कंपनी उन्हें उस टाइम का डिविडेंड देती है। दोस्तों अगर हमें कंपनी का डिविडेंड लेना है तो कंपनी के शेयर्स रिकॉर्ड डेट पर हमारे डीमैट अकाउंट में होने चाहिए, यानी हमें उसके लिए शेयर्स को रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले बाय करना होगा, क्योंकि जब हम शेयर्स बाय करते हैं तो उसे हमारे डीमैट अकाउंट में आने में 2 बिजनेस डेज लगते हैं। यानी अगर हमने शेयर्स मंडे को बाय किया है तो वो हमारे डीमैट अकाउंट में वेडनेसडे शाम तक आता है। इन्वेस्टर को इन बातों का कंफ्यूजन ना हो इसके लिए कंपनी एक और डेट अनाउंस करती है जिसे एक्स डिविडेंड डेट कहा जाता है और एक्स डिविडेंड डेट रिकॉर्ड डेट से ठीक 1 दिन पहले होता है। और अगर हमें कंपनी का डिविडेंड चाहिए तो हमें उसके शेयर्स को एक्स डिविडेंड डेट के 1 दिन पहले तक बाय करना होता है। दोस्तों इसके बाद आता है डिविडेंड का हमारे बैंक अकाउंट में आने का दिन और उसे डिविडेंड पेमेंट डेट या पेमेंट डेट कहा जाता है और इस दिन डिविडेंड हमारे डीमैट अकाउंट से लिंक बैंक अकाउंट में आ जाता है। एग्जांपल के लिए एक कंपनी 1 सितंबर 2022 को डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट करती है, जिसके लिए वो रिकॉर्ड डेट 28 सितंबर 2022 डिक्लेयर करती है और पेमेंट डेट 10 दिसंबर 2022 डिक्लेयर करती है। और क्योंकि एक्स डिविडेंड डेट रिकॉर्ड डेट के ठीक 1 दिन पहले होता है, यहाँ पर डिविडेंड लेने के लिए एक्स डिविडेंड डेट हो जाएगा 27 सितंबर 2022 और अगर हमें डिविडेंड चाहिए तो हमें कंपनी के शेयर्स को एक्स डिविडेंड डेट के 1 दिन पहले तक यानी 26 सितंबर 2022 तक बाय करना होगा। दोस्तों इतनी डेट्स हमें सिर्फ तब ध्यान में रखना है जब हम किसी कंपनी के शेयर्स को सिर्फ डिविडेंड लेने के लिए ही बाय कर रहे हैं। और अगर कंपनी के शेयर्स पहले से ही हमारे डीमैट अकाउंट में हैं तो हमें ये सब ध्यान देने की जरूरत नहीं है और कंपनी जब जब डिविडेंड देगी वो हमें मिलता रहेगा। दोस्तों डिविडेंड से भी लॉन्ग टर्म में हम काफी अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। हो सकता है कंपनी आज 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना रही है और 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दे रही है, पर अगर 10 साल में कंपनी अपने प्रॉफिट को 1000 करोड़ रुपए कर लेती है तो हो सकता है कि कंपनी अपने डिविडेंड को भी 1 रुपए से 10 रुपए कर दे, जिससे हमें मिलने वाला डिविडेंड भी 10 गुना हो जाएगा। पर दोस्तों डिविडेंड देना या ना देना ये कंपनी का अपना डिसीजन होता है और अगर कंपनी को लगता है कि उसे अपने बनाए पूरे प्रॉफिट की जरूरत अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगेगी तो कंपनी डिविडेंड नहीं देने का डिसीजन ले सकती है और फिर ऐसी कंपनी में हमें सिर्फ शेयर प्राइस के बढ़ने से ही प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों हमने अब डिविडेंड्स को समझ लिया है और हम ये पहले ही समझ चुके हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी की शेयर प्राइस क्यों बढ़ती है। पर जब कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ती है तो कंपनी के अंदर कौन सी चीजें चेंज होती है, आइए जानते हैं इसका जवाब अगले लेसन में, वो भी सिर्फ एक सिंपल सी इक्वेशन को समझकर। दोस्तों हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में एक कंपनी जब अपने प्रॉफिट्स को तेजी से बढ़ाती है तो इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स को बाय करने के लिए ज्यादा पैसे देने को रेडी होते हैं, जिससे कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ती है। इस बात को हम कंपनी की 2 चीजों की हेल्प से समझ सकते हैं। पहला है अर्निंग्स पर शेयर और दूसरा है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो यानी कि पीई रेशियो। दोस्तों अर्निंग्स पर शेयर का मतलब होता है कि एक कंपनी अपने हर शेयर पर साल में कितने रुपए का नेट प्रॉफिट बना रही है। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि कंपनी ने एक फिक्स पीरियड में कितने रुपए का प्रॉफिट बनाया है और नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एक कंपनी के टोटल कितने शेयर्स इन्वेस्टर्स के पास हैं। अगर एक कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए है और उसके नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 20 करोड़ है तो कंपनी का ईपीएस हो जाएगा ईपीएस इज इक्वल टू 100 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय 20 करोड़ शेयर्स यानी कि 5 रुपए पर शेयर। वहीं किसी कंपनी का पी रेशियो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स आज उस कंपनी के बनाए 1 रुपए प्रॉफिट के लिए कितने रुपए देने को तैयार है और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पी रेशियो इज इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। जैसे अगर एक कंपनी का शेयर प्राइस 75 रुपए हो और उसकी अर्निंग्स पर शेयर 5 रुपए हो तो उस कंपनी का पी रेशियो हो जाएगा पी रेशियो इज इक्वल टू 75 रुपए डिवाइडेड बाय 5 रुपए यानी कि 15। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर्स आज इस कंपनी के बनाए 1 रुपए प्रॉफिट के लिए 15 रुपए देने को रेडी है। और जब एक कंपनी अपना ईपीएस साल दर साल तेजी से बढ़ाती जाती है तो इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स को ज्यादा रुपए देकर बाय करने लगते हैं, जिससे कंपनी की शेयर प्राइस तेजी से बढ़ती है और फिर इस वजह से कंपनी का पी रेशियो बढ़ता जाता है और इसे पी एक्सपेंशन कहा जाता है।
दोस्तों ईपीएस और पी रेशियो को जानने के बाद अब हम वो इक्वेशन जान सकते हैं जो हमें ये बताता है कि कंपनी की शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में कैसे बढ़ती है। और वो इक्वेशन है शेयर प्राइस इज इक्वल टू ईपीएस इंटू पी रेशियो। जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी का शेयर प्राइस उसके ईपीएस और उसके पी रेशियो का प्रोडक्ट होता है, और जैसे जैसे कंपनी का ईपीएस या पी रेशियो बढ़ता है कंपनी का शेयर प्राइस भी वैसे ही बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमने एक कंपनी एबी लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है जिसका ईपीएस 5 रुपए और पी रेशियो 10 है। इस तरह अभी एबी लिमिटेड का शेयर प्राइस होगा, शेयर प्राइस इज इक्वल टू 5 रुपए इंटू 10 यानी कि 50 रुपए। अब अगर 3 साल के बाद एबी लिमिटेड का ईपीएस 10 रुपए और पी रेशियो 12 हो जाए तो एबी लिमिटेड का शेयर प्राइस हो जाएगा, शेयर प्राइस इज इक्वल टू 10 रुपए इंटू 12 यानी कि 120 रुपए। अब अगर 5 साल के बाद एबी लिमिटेड का ईपीएस 15 रुपए और पी रेशियो 15 हो जाए तो कंपनी का शेयर प्राइस हो जाएगा 15 रुपए इंटू 15 यानी कि 225 रुपए। अब अगर 10 साल के बाद एबी लिमिटेड का ईपीएस 25 रुपए और पी रेशियो 25 हो जाए तो एबी लिमिटेड का शेयर प्राइस हो जाएगा 25 रुपए इंटू 25 यानी कि 625 रुपए। और अगर 15 साल के बाद एबी लिमिटेड का ईपीएस 40 रुपए और पी रेशियो 30 हो जाए तो एबी लिमिटेड का शेयर प्राइस हो जाएगा 40 रुपए इंटू 30 यानी कि 1200 रुपए। दोस्तों एक अच्छी कंपनी की शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में इसी तरह बढ़ती है। कंपनी अपने बिजनेस में अच्छे डिसीजंस लेकर अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाती जाती है जिससे कंपनी का ईपीएस बढ़ता जाता है, और फिर इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनियों के लिए ज्यादा पैसे देने को रेडी होते हैं जिससे कंपनी का पी रेशियो बढ़ता जाता है, और दोनों के बढ़ने से कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ता है। दोस्तों हमने जो इक्वेशन देखा वो हमें ये बताता है कि लॉन्ग टर्म में हम एक कंपनी में बड़ा रिटर्न कैसे बना सकते हैं, और इसी वजह से इस इक्वेशन या फॉर्मूले को स्टॉक मार्केट में हाई रिटर्न बनाने का फॉर्मूला भी कहा जाता है। दोस्तों हम इस फॉर्मूले पर ध्यान दें तो हम ये देख सकते हैं कि अगर ईपीएस और पी रेशियो में से एक चीज भी बढ़ती है तो भी शेयर प्राइस बढ़ जाएगी। पर आमतौर पर एक कंपनी का ईपीएस और पी रेशियो दोनों टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं और इसलिए शेयर प्राइस पर दोनों का इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों हमने ये तो समझ लिया है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके हम पैसे बना सकते हैं, पर अलग अलग इन्वेस्टर्स अलग अलग तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी अलग अलग होती है। आइए जानते हैं कि ये इन्वेस्टिंग फिलॉसफीज कौन कौन सी हैं और इनमें इन्वेस्टर्स किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, पर सभी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज को दो तरह की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी में बांटा जा सकता है। पहले को पैसिव इन्वेस्टिंग फिलॉसफी और दूसरे को एक्टिव इन्वेस्टिंग फिलॉसफी कहते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग फिलॉसफी फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स का मानना होता है कि हम लॉन्ग टर्म में कुछ भी करके स्टॉक मार्केट के एवरेज रिटर्न से ज्यादा रिटर्न नहीं बना सकते। यानी कि अगर एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स ने लॉन्ग टर्म में 15% की ईयरली रेट से रिटर्न दिया है तो हम उसी मार्केट की कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके मैक्सिमम 15% ईयरली के रेट का रिटर्न ही बना सकते हैं। और इसलिए पैसिव इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियां ढूंढने की मेहनत को बेवकूफी मानते हैं। दोस्तों पैसिव इन्वेस्टिंग फिलॉसफी में इन्वेस्टर्स मानते हैं कि चाहे किसी भी कंपनी में कितना भी एनालिसिस करके इन्वेस्ट किया जाए, लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट के बनाए रिटर्न से ज्यादा रिटर्न नहीं बनाया जा सकता, और इसलिए वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बजाय सीधे स्टॉक मार्केट इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बनाए रिटर्न जितना रिटर्न बना सकें जो उनके हिसाब से स्टॉक मार्केट में बन सकने वाला मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न है। और स्टॉक मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट वो ज्यादातर इंडेक्स फंड्स के जरिए करते हैं। दोस्तों इंडेक्स फंड्स एक स्पेशल तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो सिर्फ स्टॉक मार्केट इंडेक्स में शामिल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे अगर एक इंडेक्स फंड निफ्टी 50 का है तो वो सिर्फ निफ्टी इंडेक्स में मौजूद 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा, और वो भी उसी रेशियो में जिस रेशियो में कंपनियां उस स्टॉक मार्केट इंडेक्स में मौजूद हैं। इस तरह इंडेक्स फंड में किया गया इन्वेस्टमेंट ठीक किसी स्टॉक मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्ट करने जैसा होता है। दोस्तों पैसिव इन्वेस्टिंग फिलॉसफी असल में एफिशिएंट मार्केट थ्योरी पर बेस्ड है जिसके हिसाब से स्टॉक मार्केट में सभी इन्वेस्टर्स हमेशा रैशनल होते हैं, यानी वो हमेशा अपने डिसीजन पूरे सोच समझकर लॉजिकल तरीके से लेते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट एक एफिशिएंट सिस्टम बनता है जो हर टाइम पर हर कंपनी के शेयर की प्राइस को एकदम सही बताता है। और इसमें ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमें शेयर्स उसके सही प्राइस से सस्ते या महंगे प्राइस पर मिले। वहीं दोस्तों एक्टिव इन्वेस्टिंग फिलॉसफी पैसिव इन्वेस्टिंग फिलॉसफी के ठीक उल्टा होता है। एक्टिव इन्वेस्टिंग फिलॉसफी फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टर्स इरैशनल होते हैं, यानी वो अपने डिसीजंस सोच समझकर नहीं बल्कि जल्दीबाजी में फियर और ग्रीड में आकर लेते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट टाइम टाइम पर एक इनएफिशिएंट सिस्टम बन जाता है। और इस वजह से अक्सर कंपनियों की प्राइस उसकी सही प्राइस से बेहद कम या बेहद ज्यादा हो जाती है, और इसका फायदा उठाकर लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट इंडेक्स के मुकाबले बहुत ज्यादा रिटर्न बनाया जा सकता है। दोस्तों एक्टिव इन्वेस्टिंग फिलॉसफी फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स मानते हैं कि अगर हम मेहनत से स्टॉक मार्केट में कंपनियों का एनालिसिस करेंगे तो हमें अच्छी कंपनियां उनके सही प्राइस से कम के प्राइस पर जरूर मिलेगी, जिसमें इन्वेस्ट करके हम लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट के एवरेज रिटर्न से कहीं ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। दोस्तों जितने भी सफल इन्वेस्टर की स्टोरी हम सुनते हैं उन सबने स्टॉक मार्केट इंडेक्स के एवरेज रिटर्न से कहीं ज्यादा रिटर्न बनाए हैं, और वो भी सालों सालों तक। अमेरिका के स्टॉक मार्केट ने पिछले 50 साल में एवरेज 10% ईयरली का रिटर्न दिया है, पर दुनिया के सबसे ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने इन्हीं 50 सालों में 20% का ईयरली रिटर्न बनाया है। वहीं इंडिया में लेट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने स्टॉक मार्केट के अपने 37 सालों में ईयरली लगभग 65% के एवरेज से रिटर्न बनाया है, जबकि इसी 37 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स ने 14% के आसपास का रिटर्न दिया है। दोस्तों एक्टिव इन्वेस्टिंग फिलॉसफी फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स का मानना होता है कि हमें किसी इंडेक्स फंड में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब हमें स्टॉक मार्केट की अच्छी समझ ना हो, या जब हम खुद की रिसर्च से स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश नहीं करना चाहते। पर अगर हम स्टॉक मार्केट को समझते हैं और कंपनियों का एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो फिर हम कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट के इंडेक्स से अच्छे रिटर्न बना सकते हैं। दोस्तों पैसिव इन्वेस्टिंग फिलॉसफी फॉलो करने वाले इन्वेस्टर्स सिर्फ स्टॉक मार्केट इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, पर जो इन्वेस्टर्स एक्टिव इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को फॉलो करते हैं वो अलग अलग इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी से लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। ये इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं और इनमें से कौन सी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, आइए जानते हैं अगले लेसन में। दोस्तों एक्टिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज को मेनली 3 तरह की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज में डिवाइड किया जाता है: ग्रोथ इन्वेस्टिंग, डिविडेंड इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो अपनी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों के मुकाबले तेजी से अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को बढ़ाती जा रही हो, और जनरली इस स्ट्रेटजी में इन्वेस्टर्स कंपनियों में किसी भी प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करने को रेडी होते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में इन्वेस्टर्स का मानना होता है कि अगर एक कंपनी कुछ सालों से अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को तेजी से बढ़ाती जा रही है तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो आगे भी कुछ टाइम तक अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को उसी स्पीड से बढ़ाती जाएगी, जिस वजह से उसका शेयर प्राइस भी बढ़ता जाएगा और इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होगा।
वहीं डिविडेंड इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स वैसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो लगातार अच्छा डिविडेंड देती है, जिससे इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पर इनकम होती रहती है। और इसी वजह से डिविडेंड इन्वेस्टिंग को अक्सर इनकम इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स शेयर प्राइस के बढ़ने से ज्यादा मिलने वाले डिविडेंड्स पर ध्यान देते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर्स का मेन गोल अपने इन्वेस्टमेंट पर ईयरली अच्छा डिविडेंड इनकम बनाना होता है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी शेयर प्राइस उसके सही प्राइस से कम हो गई हो, यानी कि वो अपने सही प्राइस से सस्ती प्राइस पर मिल रही हो। और कंपनी की शेयर प्राइस सस्ती प्राइस से बढ़कर जब उसके सही प्राइस के पास आती है तो इन्वेस्टर सस्ती प्राइस पर बाई किए हुए शेयर्स को बढ़े हुए प्राइस पर सेल करके प्रॉफिट बनाते हैं। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स का मानना होता है कि हर कंपनी की एक सही प्राइस होती है जिसे वो उस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, और हर कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू उसके बिजनेस की स्ट्रेंथ और प्रॉफिट बनाने की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। अक्सर स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में कंपनी की शेयर प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो जाती है, और ऐसे में कंपनी के शेयर्स हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलते हैं। पर लॉन्ग टर्म में हर कंपनी की शेयर प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास आ ही जाती है, और तब डिस्काउंटेड प्राइस पर लिए गए शेयर्स को हम हाई प्राइस पर सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, अब अगर तीनों स्ट्रेटजी से लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाने की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सफल स्ट्रेटजी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी रही है। 1934 से स्टार्ट हुई इस स्ट्रेटजी ने लॉन्ग टर्म में सबसे रेगुलरली प्रॉफिट बनाया है। अगर हम फॉरेन या इंडिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की बात करें, जैसे वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, पीटर लिंच, सेथ क्लारमैन, हॉवर्ड मार्क्स, मोनीश पाबराय, प्रेम वात्सा, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, संजय बख्शी या राकेश झुनझुनवाला, तो सबने वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी से ही लॉन्ग टर्म में इतने ज्यादा पैसे बनाए हैं। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक चार्ली मंगर यहाँ तक कहते हैं कि इन्वेस्टिंग को अलग अलग तरह के स्ट्रेटजी में बांटना ही बेवकूफी है, और सभी तरह की इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग असल में कहीं ना कहीं वैल्यू इन्वेस्टिंग ही होती है। और लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा रिटर्न तब बनता है जब हम अच्छी और ग्रोथ करने वाली कंपनियों में वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि जब हम तेजी से रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ाने वाली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी में तब इन्वेस्ट करें जब उसकी शेयर प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। ऐसा करके हम लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। दोस्तों, जब वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी इतनी सिंपल और लॉजिकल है कि इसे फॉलो करके इन्वेस्टर्स इतने सफल हो सकते हैं, तो फिर आखिर सभी इन्वेस्टर इसे क्यों नहीं फॉलो करते हैं, और आखिर क्यों वैल्यू इन्वेस्टिंग हमेशा काम करती है? इसका जवाब जानने के लिए आइए हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की हिस्ट्री और फिलॉसफी को समझते हैं। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी सफल इन्वेस्टर और टीचर बेंजामिन ग्राहम की 1934 में पब्लिश हुई बुक सिक्योरिटी एनालिसिस से, जिसे उन्होंने 1949 में पब्लिश अपनी एक और बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बेहद सिंपल तरीके से समझाया। दोस्तों, स्टॉक मार्केट को हमेशा से लोग जुआ खेलने जैसा समझते थे, पर 1929-30 के मार्केट क्रैश में मिलियंस ऑफ डॉलर के नुकसान होने के बाद बेंजामिन ग्राहम ने काफी स्टडी करके इन्वेस्टिंग करने की एक थ्योरी बनाई। उन्होंने इस थ्योरी में बताया कि हर कंपनी की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो उसके शेयर प्राइस से अलग होती है, और ये कंपनी की शेयर प्राइस की तरह डेली चेंज नहीं होती है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की स्ट्रेंथ और उसके प्रॉफिट बनाने की एबिलिटी पर डिपेंड करता है, जो किसी भी कंपनी के लिए एक दिन में नहीं बदलती है, बल्कि इसे चेंज होने में टाइम लगता है। और इस वजह से कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू भी टाइम के साथ धीरे धीरे ही चेंज होती है। बेंजामिन ग्राहम ने कहा कि क्योंकि हर कंपनी की शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में तेजी से चेंज होती है, ऐसे में अक्सर ऐसा होता है कि कंपनी की शेयर प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम या ज्यादा हो जाए, और जब कंपनी की शेयर प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो जाती है तो उसे उन्होंने अंडर वैल्यूड कंपनी बताया, यानी कि कंपनी ऐसे में अपने सही वैल्यू से डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रही है। और जब कंपनी की शेयर प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो उसे उन्होंने ओवर वैल्यूड कंपनी बताया, यानी कि कंपनी ऐसे में अपने सही वैल्यू से महंगी प्राइस पर मिल रही है। बेंजामिन ग्राहम ने बताया कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाना है तो हमें कंपनियों में तब इन्वेस्ट करना होगा जब उनके शेयर्स तब बाय करने होंगे जब वो अंडर वैल्यूड हो, यानी कि जब उसकी शेयर प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो, और हमें उसे तब सेल करना है जब वो ओवर वैल्यूड हो गई हो, यानी कि जब उसकी शेयर प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा हो। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम वॉरेन बफेट के टीचर भी थे, और उन्होंने ही वॉरेन बफेट को वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी सिखाई थी, और आज भी वॉरेन बफेट अपने सक्सेस के लिए बेंजामिन ग्राहम को जिम्मेदार मानते हैं। बेंजामिन ग्राहम से इन्वेस्टिंग सीखकर वॉरेन बफेट टाइम के साथ उनसे भी अच्छे इन्वेस्टर बन गए, और अपने गुरु के कदमों पर चलकर उन्होंने भी लोगों को अपने राइटिंग्स और इंटरव्यू से इन्वेस्टिंग सिखाया, जिसे सीखकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बहुत सारे पैसे बनाए हैं। भारत के सबसे सफल इन्वेस्टर्स जैसे राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, संजय बख्शी या विजय केडिया, इन सबने वॉरेन बफेट की राइटिंग्स और उनके बारे में ढेरों बुक्स को पढ़कर ही इन्वेस्टिंग सीखा है, और टाइम के साथ इतने ज्यादा सफल इन्वेस्टर बन गए। इस तरह अगर देखा जाए तो इन सबकी शुरुआत बेंजामिन ग्राहम के अंदर के टीचर ने की। वो चाहते तो अपने बनाई स्ट्रेटजी को अपने पास रख सकते थे और इसे फॉलो करके स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा पैसे बना सकते थे, पर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को बुक्स, कोर्सेज के जरिए और कॉलेजेस में पढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया, ताकि ज्यादा लोग इन्वेस्टिंग को समझ सके और स्टॉक मार्केट से पैसे बना सके। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं कि कुछ लोग दूसरों के लगाए पेड़ से फल खाते हैं, पर कुछ लोग पेड़ लगाना पसंद करते हैं, ये जानते हुए कि जब वो पेड़ बड़ा होगा तो वो उसके फल खाने के लिए नहीं रहेंगे। और बेंजामिन ग्राहम ऐसे ही इंसान थे। वॉरेन बफेट ने अक्सर कहा है कि 1949 में जब वो 19 साल के थे, तब अगर उन्होंने बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं पढ़ी होती और फिर उनसे पढ़ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी नहीं गए होते, तो आज वो इतने सफल इन्वेस्टर कभी नहीं बन पाते। वॉरेन बफेट चाहते हैं कि दुनिया उन्हें एक इन्वेस्टर या बिजनेसमैन की बजाय उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम की तरह एक टीचर जैसा याद रखे, और इसलिए वो लोगों को अपनी राइटिंग्स, इंटरव्यूज और अपनी कंपनी की एनुअल मीटिंग में इन्वेस्टिंग के बारे में हमेशा नॉलेज देते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सिंपल हैं, और अगर उन्हें इन्वेस्टिंग पढ़ाना हो तो वो उसमें सिर्फ 2 चीजें ही पढ़ाएंगे, जिसे सीखकर कोई भी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता है। ये 2 चीजें कौन सी हैं और इन्हें हम कैसे सीख सकते हैं, जानते हैं अगले लेसन में। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमें एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए सिर्फ 2 चीजें सीखने की जरूरत है। पहला, हाउ टू थिंक अबाउट स्टॉक मार्केट, यानी कि स्टॉक मार्केट के बारे में हमें कैसे सोचना चाहिए, साथ ही स्टॉक मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है इसे अच्छे से समझना और इन्वेस्टिंग के लिए सही माइंडसेट बनाना। और दूसरा है हाउ टू वैल्यू कंपनीज, जिसका मतलब है कंपनियों की वैल्यू का अंदाजा लगाना, यानी कि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालना, ताकि हम ये जान सके कि कंपनी का शेयर प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है या ज्यादा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। दोस्तों, वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग को एक सिंपल प्रोसेस मानते हैं, पर वो इसे ठीक से अप्लाई करने को इतना आसान नहीं मानते, क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो फिर हर कोई सफल इन्वेस्टर बन जाता।
पर वो ये जरूर कहते हैं कि अगर हम बेंजामिन ग्राहम की बताई बातों को अच्छे से फॉलो करें जैसा उन्होंने किया है तो लॉन्ग टर्म में हम बिल्कुल एक सफल इन्वेस्टर बन सकते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में सही माइंडसेट बनाने के लिए वॉरेन बफेट हमें स्टॉक मार्केट के फियर और ग्रीड के साइकिल को समझने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि जब कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ती जाती है और वो ओवर वैल्यूड होती जाती है तो अक्सर इन्वेस्टर्स ग्रीड यानी लालच में आकर इन कंपनी के शेयर्स को किसी भी प्राइस पर बाय करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं जब इन्हीं कंपनी की शेयर प्राइस क्रैश होकर हमें अंडर वैल्यूड प्राइस पर मिलती है तो इन्वेस्टर्स फियर में आकर इन कंपनियों के शेयर्स को किसी भी प्राइस पर बाय करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। पर वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर हम स्टॉक मार्केट में एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमें इसका ठीक उल्टा करना होगा, यानी हमें शेयर्स को तब बाय करना होगा जब उसका शेयर प्राइस क्रैश होकर अंडर वैल्यूड प्राइस पर हो, और हमें शेयर्स तब सेल करना होगा जब उसका शेयर प्राइस बहुत बढ़कर ओवर वैल्यूड प्राइस पर हो। एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने के लिए हमें कंपनी के बिजनेस के बारे में बहुत कुछ समझना होता है, जिसे हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना भी कहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में मेनली दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक को क्वालिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है और दूसरे को क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी के बिजनेस की स्ट्रेंथ, उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी, उसके ब्रांड की स्ट्रेंथ और मैनेजमेंट की क्वालिटी जैसी चीजों को समझते हैं। वहीं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के बनाए डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कंपनी डिटेल्स में अपने बिजनेस से जुड़ी ढेर सारी बातों को नंबर्स में बताती है। कंपनियों को और अच्छे से समझने के लिए हम उसका रेशियो एनालिसिस भी करते हैं, जिसमें हम अलग अलग तरह के फाइनेंशियल रेशियो से उसका एनालिसिस करते हैं। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस से हमें कंपनी के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बिजनेस ग्रोथ के चांसेस या प्रॉफिट ग्रोथ के चांसेस, और हम फिर इन सब चीजों का यूज करके अलग अलग तरीकों से कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू का अंदाजा लगाते हैं। दोस्तों किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू का अंदाजा लगाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, पर हम अगर बिजनेस, इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बेसिक्स को समझते हैं तो हम प्रैक्टिस करके टाइम के साथ इसे बिल्कुल सीख सकते हैं, और इसलिए हम इसे पूरे डिटेल में दूसरे कोर्सेज में सीखेंगे। दोस्तों अब तक हमने जाना कि स्टॉक मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी को फॉलो करके अगर हम अच्छी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो हम काफी अच्छे पैसे बना सकते हैं। पर आखिर हम स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में कितने पैसे बना सकते हैं? 1 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ या उससे भी ज्यादा? जानते हैं अगले लेसन में। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कितना पैसा बनाया जा सकता है, इसे जानने के लिए आइए हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। महाराष्ट्र के अमलनेर में रहने वाले मोहम्मद अनवर अहमद ने 1980 में अपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके विप्रो लिमिटेड के 100 शेयर्स 100 रुपए की प्राइस से लिए थे। उन्होंने आज तक एक भी शेयर सेल नहीं किया है और आज उनके 10,000 रुपए की वैल्यू 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। साथ ही उन्हें इस दौरान लगभग 180 करोड़ रुपए का डिविडेंड भी मिला है। वही विजय केडिया, जो आज इंडिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से गिने जाते हैं, उनके पास एक टाइम पर अपने बेटे के लिए मिल्क पाउडर लाने के लिए 14 रुपए भी नहीं थे, और उन्हें स्टॉक मार्केट से बेहद प्यार था और वो इसे दिन रात सालों तक सीखते रहे, और आज उनकी नेटवर्थ लगभग 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले बेहद सफल इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग 5,000 रुपए से शुरू की थी और उनकी डेथ के टाइम तक उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 10,000 करोड़ से भी ज्यादा थी। अगर कंपनियों की बात की जाए तो इन्फोसिस ने 1993 में अपने आईपीओ के टाइम से अभी तक लगभग 6,000 गुना का रिटर्न दिया है, यानी कि अगर आईपीओ के टाइम पर कोई इन्फोसिस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता तो आज उसकी वैल्यू लगभग 60 करोड़ रुपए होती। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो 2011 में बजाज फाइनेंस लिमिटेड का शेयर प्राइस लगभग 70 रुपए के आसपास था, जो 2021 में 60,000 रुपए के आसपास हो गया है, यानी कि इन 10 सालों में ही बजाज फाइनेंस की शेयर प्राइस 100 गुना हो गई है। दोस्तों इन सब एग्जांपल्स में दो चीजें कॉमन है, पहला कि ये सभी बहुत अच्छी और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, और दूसरा कि इन सब ने बड़ा रिटर्न लॉन्ग टर्म में ही दिया है। इस तरह ये बिल्कुल साफ है कि स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और वो है अच्छी और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना। दोस्तों स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में इतने ज्यादा पैसे इसलिए बनते हैं क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, जिसकी वजह से एक छोटा अमाउंट भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बन जाता है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और ये स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है, जानते हैं ये अगले लेसन में। दोस्तों हमने स्कूल के टाइम में सीखा था कि इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट सिर्फ अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पर मिलता है। एग्जांपल के लिए अगर हम 1 लाख रुपए को 10% की ईयरली सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो हमें अगले 3 साल तक हर साल अपने 1 लाख रुपए का 10% यानी कि 10,000 रुपए मिलेंगे, और फिर 3 साल होने पर हमें हमारे इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। इस तरह हमें 3 साल में अपने 1 लाख रुपए पर टोटल 30,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह इस 3 साल में हमारे 1 लाख रुपए 1,30,000 रुपए हो जाएंगे। पर दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें अपने इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ साथ मिलने वाले इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि इसमें हमें मिलने वाला इंटरेस्ट हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट में जाकर ऐड हो जाता है, जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा हो जाता है और फिर उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। एग्जांपल के लिए अगर हम 1 लाख रुपए को 10% के ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो 1 साल होने के बाद हमें अपने 1 लाख रुपए के अमाउंट पर 10% के हिसाब से 10,000 रुपए मिलेंगे। पर ये 10,000 रुपए हमें मिलने के बजाय सीधे जाकर हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट यानी 1 लाख रुपए में ऐड हो जाएंगे, और दूसरे साल के लिए हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख रुपए से बढ़कर 1,10,000 रुपए हो जाएगा, और फिर दूसरे साल में हमें इसी अमाउंट पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरे साल के लिए हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख रुपए से बढ़कर 1,10,000 रुपए हो जाएगा, जिस पर हमें 10% के हिसाब से दूसरे साल के एंड में 11,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। पर क्योंकि हमने टोटल 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, ये इंटरेस्ट फिर से जाकर हमारे नए इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी कि 1,10,000 रुपए में ऐड हो जाएगा, और तीसरे साल के लिए हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट 1,10,000 रुपए से बढ़कर 1,21,000 रुपए हो जाएगा, और फिर तीसरे साल में हमें इसी अमाउंट पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों तीसरे साल के लिए हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट 1,10,000 रुपए से बढ़कर 1,21,000 रुपए हो जाएगा, जिस पर हमें 10% के हिसाब से तीसरे साल के एंड होने पर 12,100 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह यहाँ हमें पहले साल 10,000 रुपए, दूसरे साल 11,000 रुपए और तीसरे साल 12,100 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 3 साल में टोटल 33,100 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह 3 साल में हमारे 1 लाख रुपए की वैल्यू 1,33,100 रुपए हो जाएगी, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हमारे 1 लाख रुपए की वैल्यू 3 साल में 1,30,000 रुपए ही हुई थी, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से हमें 3 साल में बिना कुछ एक्स्ट्रा किए 3,100 रुपए ज्यादा मिले।
दोस्तों हमने सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए 3 सालों का एग्जांपल लिया और हो सकता है यहाँ आपको सिंपल इंटरेस्ट में बने 30,000 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट में बने 33,100 रुपए में ज्यादा फर्क ना लगे, पर अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो दोनों के अमाउंट में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट वही रहेगा जो हमने इन्वेस्ट किया था, यानी 1 लाख रुपए, और उस पर हमें हर साल 10% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 10,000 रुपए मिलते रहेंगे। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे जैसे इंटरेस्ट इन्वेस्टेड अमाउंट में जुड़ता जाएगा हमें उस पर ज्यादा अमाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा और हमारे पैसे बहुत तेजी से बढ़ेंगे। जैसे अगर हमारे एग्जांपल में हम 3 साल के बजाय 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करें तो सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट करने पर हमारे 1 लाख रुपए 20 सालों में टोटल 3 लाख रुपए हो जाएंगे। वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट से इन्वेस्टमेंट करने पर हमारे 1 लाख रुपए 20 सालों में टोटल 6,72,750 रुपए हो जाएंगे, यानी 20 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से हमें सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले 3,72,750 रुपए ज्यादा मिले। दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी जब कंपनियां अपने सेल्स और प्रॉफिट को लगातार बढ़ाती है तो वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा बढ़ता है, जिससे लॉन्ग टर्म में उसके सेल्स और प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और फिर उसका शेयर प्राइस भी उसी तरह बढ़ता है। एग्जांपल के लिए अगर एक कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर आज 5 रुपए है और उसका पीई रेशियो 15 है तो उसका शेयर प्राइस हो जाएगा शेयर प्राइस इज इक्वल टू ईपीएस इंटू पीई रेशियो, यानी 5 रुपए इंटू 15 यानी कि 75 रुपए। पर अगर कंपनी अपने बिजनेस में बहुत स्ट्रॉन्ग है और अपने ईपीएस को 20 सालों तक 20% के रेट से बढ़ाती जाएगी तो 20 साल में उसका ईपीएस लगभग 192 रुपए हो जाएगा, और अगर पी रेशियो तब भी 15 है तो कंपनी का शेयर प्राइस हो जाएगा 192 रुपए इंटू 15 यानी कि 2,880 रुपए। पर अक्सर ऐसा होता है कि जब कंपनी लगातार अच्छा ग्रोथ दिखाती है तो उसका पी रेशियो भी काफी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर कंपनी का पी रेशियो 20 साल में 15 से बढ़कर 25 हो जाए तो फिर कंपनी का शेयर प्राइस हो जाएगा 192 रुपए इंटू 25 यानी कि 4,800 रुपए, जो कि 20 साल पहले के शेयर प्राइस 75 रुपए का 64 गुना है। और अगर हम इस कंपनी में 20 साल पहले 75 रुपए के प्राइस पर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 20 सालों में वो भी 64 गुना होकर 1,28,00,000 रुपए हो जाते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट की इसी पावर की वजह से ही स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियों में लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है ये हम समझ चुके हैं, आइए अब हम इससे जुड़ी एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज CAGR के बारे में जानते हैं। दोस्तों जब कोई अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ता है तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है उसे ही हम उस अमाउंट का CAGR या कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं। इन्वेस्टिंग में हम जब भी रिटर्न्स के रेट या ग्रोथ की रेट की बात करते हैं तब हम असल में रिटर्न्स या ग्रोथ के CAGR की ही बात कर रहे होते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो के एग्जांपल में देखा था कि एक कंपनी का ईपीएस 20 साल में 20% के ईयरली रेट से बढ़कर 5 रुपए से 192 रुपए हो गया, क्योंकि यहाँ पर 20% का रेट कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है और इसी रेट को हम CAGR कहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि कंपनी ने अपना ईपीएस 20 साल तक 20% के CAGR से ग्रो किया है। दोस्तों हमने कई बार कहा है कि स्टॉक मार्केट में हम लॉन्ग टर्म में 14% से 16% का ईयरली रिटर्न बना सकते हैं, जिसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में हम 14 से 16% के CAGR से रिटर्न बना सकते हैं। दोस्तों अगर हमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट पता हो और रिटर्न का CAGR और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन पता हो तो हम अपने इन्वेस्टमेंट का फाइनल अमाउंट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 टू दी पावर n। यहाँ पर इनिशियल अमाउंट का मतलब है कि हमने शुरू में कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, R का मतलब है परसेंट में कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट और n का मतलब है कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन। यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि इंटरेस्ट रेट और टाइम दोनों एक ही टाइम फॉर्मेट में हो। जैसे अगर इंटरेस्ट रेट हमने ईयरली लिया है तो टाइम भी हम ईयर्स में ही लेंगे, या अगर हमने इंटरेस्ट रेट मंथली लिया है तो टाइम भी हम मंथ्स में ही लेंगे। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने 2 लाख रुपए 15% के एनुअल CAGR से 10 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है तो 10 सालों के बाद हमारा फाइनल अमाउंट हो जाएगा फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट 2 लाख 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 100 टू दी पावर 10, जो लगभग होगा 8,09,112 रुपए। वहीं अगर हम यही 2 लाख रुपए 15% के एनुअल CAGR से 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करें तो 20 सालों के बाद हमारा फाइनल अमाउंट हो जाएगा लगभग 32,73,397 रुपए, और 30 सालों के बाद हमारा यही 2 लाख रुपए 15% के एनुअल CAGR से लगभग 1,32,42,354 रुपए हो जाएंगे। इस तरह दोस्तों जितने लंबे टाइम के लिए हमारा अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ेगा हमारा अमाउंट उतना बड़ा होता जाएगा, और लॉन्ग टर्म में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट कितना बड़ा हो सकता है। जैसे हमारे 2 लाख रुपए यहाँ पर 15% के CAGR से 10 साल में 8,09,112 रुपए हो गए, 20 साल में 32,73,397 रुपए हो गए और 30 सालों में 1,32,42,354 रुपए हो गए। पर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 साल में हमारे 2 लाख रुपए 15% के CAGR से बढ़कर कितने रुपए हो जाएंगे? 3 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए? तो दोस्तों ये तीनों जवाब गलत है, क्योंकि सही जवाब है 21,67,31,488 रुपए। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पर इसे पाने के लिए हमें पेशेंस रखना होगा और सिर्फ अच्छी कंपनियों में ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने सिर्फ एक बार ही 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो 50 साल में 15% के CAGR से बढ़कर लगभग 21 करोड़ रुपए हो गए। और अगर हम स्टॉक मार्केट में पैसे बनाना चाहते हैं तो हम सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार इन्वेस्ट करेंगे। और अगर हम 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद हर साल सेविंग करके सिर्फ 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट करें तो हमें यही 21 करोड़ रुपए बनाने में 23 साल 1 महीने ही लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद हर साल सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हम 21 करोड़ रुपए बनने में लगने वाले टाइम को 50 साल से लगभग 23 साल कर सकते हैं। और अगर हम हर साल 1 लाख रुपए की बजाय 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 15% के CAGR से 21 करोड़ रुपए बनाने में सिर्फ 18 साल 5 महीने ही लगेंगे। दोस्तों अगर हमें इनिशियल अमाउंट, फाइनल अमाउंट और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन पता हो तो हम उसका CAGR भी निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमें उसी फॉर्मूले को थोड़ा अरेंज करना होगा, जो हो जाएगा CAGR इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट डिवाइडेड बाई इनिशियल अमाउंट टू दी पावर 1/n माइनस 1 इंटू 100। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने 10 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और वो 10 साल के बाद 5 लाख रुपए हो गए तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें 10 साल में कितने CAGR से रिटर्न मिला। CAGR इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाई इनिशियल अमाउंट 1 लाख रुपए टू दी पावर 1/10 माइनस 1 इंटू 100, जो होगा 17.46%। यानी कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर 10 साल में 17.46% के CAGR से रिटर्न मिला, जिससे हमारे 1 लाख रुपए 10 साल में 5 लाख रुपए हो गए। दोस्तों अक्सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स अपने पैसों को सबसे पहले डबल करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें यह जानना होता है कि एक फिक्स CAGR से रिटर्न मिलने पर उनका इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में डबल हो जाएगा, या अगर वो एक फिक्स टाइम में अपने पैसे डबल करना चाहते हैं तो उन्हें कितने के CAGR से रिटर्न बनाना होगा। और इन दोनों चीजों को जानने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला है जिसे हम रूल ऑफ 72 कहते हैं। जानते हैं इसके बारे में अगले लेसन में।
दोस्तों एक फिक्स सीएजीआर से रिटर्न बनाने से पैसे डबल होने में कितना टाइम लगेगा या एक फिक्स टाइम में पैसे डबल होने में हमें कितने सीएजीआर का रिटर्न चाहिए, इसे सही से कैलकुलेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना होता है। पर रूल ऑफ 72 की हेल्प से हम इन दोनों चीजों को आसानी से लगभग सही अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमें सीएजीआर पता हो तो हम डबल होने में लगने वाले टाइम को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। टाइम टू डबल इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई सीएजीआर। जैसे अगर हमें 15% के सीएजीआर से रिटर्न मिल रहा हो तो हमारे पैसे डबल होने में 72 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि लगभग 4.8 ईयर्स लगेंगे। वहीं अगर हमें 24% के सीएजीआर से रिटर्न मिल रहा हो तो हमारे पैसे डबल होने में 72 डिवाइडेड बाई 24 यानी कि लगभग 3 साल लगेंगे। इस तरह हमें जितना भी सीएजीआर से रिटर्न मिल रहा है 72 में उससे डिवाइड करने पर हमें उस टाइम का पता चलता है जितने में हमारा इन्वेस्टमेंट उस सीएजीआर से बढ़ के डबल हो जाएगा। वहीं हमें एक फिक्स टाइम में पैसा डबल करने के लिए कितने सीएजीआर से रिटर्न बनाना होगा ये भी हम उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज करना होगा और वो होगा सीएजीआर इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई टाइम टू डबल। जैसे अगर हम 4 साल में अपने पैसे डबल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सीएजीआर इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि लगभग 18% के सीएजीआर से रिटर्न बनाना होगा। वहीं अगर हम 6 साल में अपने पैसे डबल करना चाहते हैं तो हमें 72 बाई 6 यानी कि लगभग 12% के सीएजीआर से रिटर्न बनाना होगा। इस तरह हम जितने भी टाइम में अपने पैसे डबल करना चाहते हैं 72 में उससे डिवाइड करने पर हमें उसके लिए जरूरी सीएजीआर का पता चलता है। दोस्तों रूल ऑफ 72 का यूज करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि हम सीएजीआर और टाइम दोनों को एक ही फॉर्मेट में रखें। जैसे अगर हमने सीएजीआर को ईयरली लिया है तो हमें टाइम भी ईयरली ही मिलेगा, या अगर हमने टाइम ईयरली लिया है तो हमें सीएजीआर भी ईयरली ही मिलेगा। दोस्तों रूल ऑफ 72 से हमें लगभग सही आंसर्स मिलते हैं और वो भी बिना कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन किए। इस वजह से अक्सर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टिंग शुरू करने के टाइम पर ही इसके बारे में बताया जाता है ताकि वो इसे अपनी इन्वेस्टिंग में यूज कर सकें। दोस्तों हमने स्टॉक मार्केट में अब तक इन्वेस्टिंग के बारे में जाना, पर कई लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के बजाय ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं जिसमें भी शेयर्स की बाइंग और सेलिंग से ही प्रॉफिट होता है। ऐसे में फिर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फर्क क्या है जानते हैं ये अगले लेसन में। दोस्तों स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में हमें प्रॉफिट तभी होता है जब हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करे, जिससे उसका शेयर प्राइस भी लॉन्ग टर्म में बढ़े और हमें प्रॉफिट हो। यानी कि इन्वेस्टिंग में हमें प्रॉफिट कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ की वजह से होता है। पर हमने ये भी जाना कि कंपनी की शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में कई वजहों से बहुत तेजी से ऊपर नीचे जा सकती है और ऐसे में अगर कोई शेयर्स को कम प्राइस पर बाय करके हाई प्राइस पर सेल कर दे तो उसमें भी प्रॉफिट होगा और इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। और ट्रेडिंग करने वाले लोगों को स्टॉक ट्रेडर्स या सिर्फ ट्रेडर्स कहा जाता है। दोस्तों ट्रेडिंग करने का मतलब होता है कि हम सिर्फ शेयर प्राइस के मूवमेंट से प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं और इसमें हमें ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी अच्छी है या बुरी, फाइनेंशियली स्ट्रांग है या वीक, क्योंकि हम इसमें सिर्फ शेयर प्राइस की मूवमेंट देखते हैं। और अगर हमें लगता है कि किसी कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ सकती है तो हम उसे बाय कर लेते हैं और अगर उसकी प्राइस सही में बढ़ जाती है तो हम उसे हाई प्राइस पर सेल करके प्रॉफिट बनाते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग की बेसिक फिलॉसफी ये होती है कि हर कंपनी की शेयर प्राइस एक पैटर्न में चलती है जिससे उसकी मूवमेंट का अंदाजा लगाया जा सकता है और इसके हिसाब से शेयर्स बाय सेल करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है। ट्रेडर्स शेयर प्राइस के पैटर्न्स को समझने के लिए अक्सर शेयर प्राइस के चार्ट और उसके वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं। एक कंपनी के वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक दिन में उसके कितने शेयर्स की बाइंग और सेलिंग हुई है। दोस्तों हमने देखा था कि इन्वेस्टिंग में जब हम एक कंपनी के बिजनेस के बारे में सब कुछ डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो उसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। वहीं जब ट्रेडिंग में ट्रेडर्स कंपनी के शेयर प्राइस पैटर्न और उसके वॉल्यूम से उसके शेयर प्राइस के मूवमेंट का अंदाजा लगाते हैं तो इसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। यानी कि इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं और ट्रेडिंग में ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं। इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ की वजह से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं और ट्रेडिंग में ट्रेडर्स सिर्फ कंपनी के शेयर प्राइस के चेंज से प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग मेनली 3 तरह की होती है, इंट्राडे, स्विंग और स्कैल्पिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडर्स शेयर्स की बाइंग और सेलिंग दोनों एक ही दिन में करते हैं जिससे उन्हें अपने ट्रेड में प्रॉफिट और लॉस उसी दिन हो जाता है। वहीं स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर्स शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए मिनिमम एक दिन से लेकर कुछ वीक्स का टाइम लेते हैं। वहीं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में ट्रेडर्स शेयर्स को बस कुछ मिनट्स या सेकंड्स में ही बाय और सेल करके अपना ट्रेड कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग में सिर्फ शेयर प्राइस के मूवमेंट पर ही ध्यान दिया जाता है और अगर हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही प्राइस मूवमेंट हुआ तो हमें प्रॉफिट होता है और अगर शेयर प्राइस हमारी सोच से उल्टी हो गई तो हमें लॉस भी हो सकता है। इसलिए ट्रेडिंग में काफी ज्यादा रिस्क होता है और सभी सफल इन्वेस्टर सलाह देते हैं कि स्टॉक मार्केट में नए लोगों को ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ट्रेडिंग आमतौर पर स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स और कमोडिटीज में होती है। स्टॉक्स में कंपनियों के शेयर्स आते हैं, वहीं डेरिवेटिव्स एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कंपनी के शेयर पर या किसी स्टॉक मार्केट इंडेक्स पर बेस्ड होते हैं और इसमें मेनली फ्यूचर्स और ऑप्शंस आते हैं। और कमोडिटीज में क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर ये सारी चीजें आती हैं। दोस्तों ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में होता है और इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है। इस वजह से ट्रेडिंग करना बेहद रिस्की होता है और इसमें हमें बहुत जल्दी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। दोस्तों ज्यादातर सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ने ट्रेडिंग से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही पैसे बनाए हैं और इसलिए सफल इन्वेस्टर जैसे वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, हॉवर्ड मार्क्स, रामदेव अग्रवाल या विजय केडिया ये सब ट्रेडिंग नहीं करने की सलाह देते हैं और शुरू से ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीखने को कहते हैं। दोस्तों हमने देखा कि कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्टिंग किया जाता है और टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेडिंग किया जाता है, पर स्टॉक मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये दोनों नहीं करते और उन्हें लॉन्ग टर्म में सिर्फ लॉस ही होता है। ये कौन लोग हैं और ऐसा क्यों करते हैं और इनमें और इन्वेस्टर्स में क्या फर्क है जानते हैं ये अगले लेसन में। दोस्तों स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ना तो फंडामेंटल एनालिसिस करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं ना टेक्निकल एनालिसिस करके ट्रेडिंग करते हैं, बल्कि ये लोग किसी की भी बातें सुनकर बिना सोचे समझे और एनालिसिस किए कोई सा भी स्टॉक इस उम्मीद से बाय कर लेते हैं कि हो सकता है उनकी किस्मत बहुत अच्छी हो और उनके बाय किए हुए स्टॉक का प्राइस 2 गुना या 5 गुना हो जाए। दोस्तों ऐसे लोग स्टॉक मार्केट को जुआ यानी गैम्बलिंग और किस्मत का खेल समझते हैं और इसलिए वो शेयर बाय करने को अपना लक ट्राई करना समझते हैं। ऐसे में उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर लॉस होता है और फिर वो दूसरों को ये बताते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ और किस्मत का खेल है। दोस्तों भारत के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक विजय केडिया कहते हैं कि हमें इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस बनने के लिए कितनी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, जहां तक कि 30,000 रुपए सैलरी की जॉब पाने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। पर जब बात स्टॉक मार्केट की आती है तो लोगों को लगता है कि ये तो आसान है और इसी गलत फहमी में लोग बिना रिसर्च किए कोई भी कंपनी के शेयर्स बाय कर लेते हैं।
दोस्तों स्टॉक मार्केट में 90% से ज्यादा लोगों को लॉस ही होता है और उसकी वजह यही है कि लोग बिना तैयारी के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने लगते हैं। दोस्तों इन्वेस्टिंग को हमें एक सीरियस बिजनेस समझना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर अपने कीमती पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करने से हमें सिर्फ लॉस ही होगा। दोस्तों हमें किसी भी कंपनी में पूरे रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और हमेशा अच्छी और स्ट्रॉन्ग कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसके बिजनेस के फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। दोस्तों अमेरिका के सबसे सफल म्यूचुअल फंड मैनेजर पीटर लिंच कहते हैं कि अच्छी कंपनियों के बारे में इन्वेस्टर से कहीं पहले पब्लिक को पता चलता है क्योंकि पब्लिक उन कंपनियों के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सालों से यूज करती रहती है और अगर हम अपने घर में या डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजों पर ध्यान दें तो हो सकता है कि हम कई अच्छी कंपनियों को ढूंढ लें। दोस्तों अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए फंड्स आते हैं तभी वो अच्छी कंपनियों को ढूंढना स्टार्ट करते हैं, जो एक गलत स्ट्रेटजी है। हमें अच्छी कंपनियों को ढूंढने का काम हमेशा करते रहना है ताकि हमारे पास पहले से ही अच्छी कंपनियों की एक लिस्ट रेडी रहे और जब मार्केट क्रैश हो या हमारे पास फंड्स आए तो हम अपनी लिस्ट में से उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो हमें सस्ती प्राइस पर मिल रही हो। दोस्तों सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अपने लिए अच्छी कंपनियों की लिस्ट बनाकर रखते हैं ताकि सही अपॉर्चुनिटी आने पर उन्हें कंपनियां ढूंढने में टाइम वेस्ट न करना पड़े और जल्दी डिसीजन लेकर वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकें। दोस्तों हमने पहले चैप्टर में देखा था कि फाइनेंशियल वेल्थ बनाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है बिजनेस करना, पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग को बिजनेस करने से भी अच्छा मानते हैं। इन्वेस्टर्स ऐसा क्यों कहते हैं जानते हैं अगले लेसन में। दोस्तों अगर हम बिना टेंशन के पैसे बनाने की बात करें तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना अपना बिजनेस करने से कहीं ज्यादा अच्छा है। आइए हम इसके कई रीजंस को समझते हैं। दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करना इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के मुकाबले काफी ज्यादा मुश्किल होता है, पर इन्वेस्टिंग हम जब चाहे स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी 500-1000 रुपए से। वहीं एक अच्छा बिजनेस बनाने के लिए हमें लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हमें एक बिजनेस आइडिया काफी अच्छा लगता है पर कुछ टाइम के बाद हमें दूसरा आइडिया अच्छा लगने लगता है। ऐसे में अगर हमने अपने पहले बिजनेस आइडिया पर पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो फिर उसे बदलना बहुत मुश्किल होगा। यानी कि बिजनेस करते हुए हम आसानी से अपने बिजनेस को चेंज नहीं कर सकते। पर इन्वेस्टिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमें आज एक कंपनी अच्छी लग रही है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर अगर कुछ टाइम के बाद हमें दूसरी कंपनी ज्यादा अच्छी लगने लगे तो हम उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह इन्वेस्टिंग में हमें जब जो कंपनी अच्छी लगे उसमें इन्वेस्ट करके अलग अलग तरह के बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं, पर अपना बिजनेस करने में ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इन चीजों के अलावा दो और चीजें हैं जो इन्वेस्टिंग को बेस्ट बनाती है और वो है इसमें एसिमेट्रिकल रिस्क रिटर्न रेशियो और रूम फॉर मिस्टेक्स का होना। दोस्तों एसिमेट्रिकल रिस्क रिटर्न रेशियो का मतलब होता है हमें इन्वेस्टिंग में उतना ही लॉस हो सकता है जितना हमने इसमें पैसा लगाया है, पर इसमें प्रॉफिट हमें अपने लगाए हुए पैसों से 5 गुना, 10 गुना या 100 गुना भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं तो बुरा से बुरा ये हो सकता है कि कंपनी की शेयर प्राइस 0 हो जाए और हमें पूरे 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाए। पर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी की शेयर प्राइस 5 गुना, 10 गुना या 100 गुना हो जाए और हमारे 1 लाख रुपए करोड़ों रुपए बन जाए। वहीं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में रूम फॉर मिस्टेक्स का मतलब है कि जहां पर हम भले ही कई गलतियां कर दें पर फिर भी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। दोस्तों इंडिया के जाने माने वैल्यू इन्वेस्टर रामदेव अग्रवाल कहते हैं कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स भी 10 में से 6 बार ही सही होते हैं और अगर हम कंपनियों को सिलेक्ट करने में 10 में से 4 या 5 बार भी सही हुए तो हम लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि एक अच्छी कंपनी से लॉन्ग टर्म में बनने वाला प्रॉफिट कई सारी कंपनियों में हुए लॉस से कहीं ज्यादा होता है, जिससे लॉन्ग टर्म में हमारे लॉस कम और प्रॉफिट ज्यादा हो जाते हैं और हमें कई कंपनियों में लॉस के बाद भी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमने 10 कंपनियों में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, यानी हमने टोटल 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अब 5 साल के बाद हो सकता है कि 10 में से 6 कंपनियों में हमें 50% का लॉस हो जाए, यानी कि इनमें हमारे इन्वेस्ट की 1-1 लाख रुपए 50-50 हजार रुपए हो जाए। 2 कंपनियों में हमें ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, यानी इनमें हमारे इन्वेस्ट किए हुए 1-1 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए ही रहे, पर बाकी के 2 कंपनियों में हमें 10 गुना का प्रॉफिट हो जाए, यानी कि इन 2 कंपनियों में हमारे इन्वेस्ट किए 1-1 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए हो जाए। यानी कि 6 कंपनियों में 50% के लॉस से इनमें हमारे इन्वेस्ट किए हुए 6 लाख रुपए 3 लाख रुपए हो जाए। 2 कंपनियों में ना प्रॉफिट ना लॉस से इनमें हमारे इन्वेस्ट किए हुए 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए ही रहे और 2 कंपनियों में 10 गुना प्रॉफिट से इनमें हमारे इन्वेस्ट किए हुए 2 लाख रुपए 20 लाख रुपए हो जाए। इस तरह हमारे टोटल इन्वेस्ट किए हुए 10 लाख रुपए की वैल्यू हो जाएगी 3 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए प्लस 20 लाख रुपए, यानी कि टोटल 25 लाख रुपए। दोस्तों यहाँ पर हमें 10 में से 6 कंपनियों में 50% का लॉस हुआ, फिर भी हमारे 10 लाख रुपए बढ़कर 25 लाख रुपए हो गए, क्योंकि यहाँ 10 में से 2 कंपनियों का प्रॉफिट 6 कंपनियों में हुए लॉस से कहीं ज्यादा था। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में ठीक ऐसा ही होता है। हमें बस हर बार पूरी कोशिश करनी है कि हम इन्वेस्टमेंट अच्छे से अच्छे कंपनियों में ही करें ताकि हम लॉस के चांसेस को कम कर सकें, पर फिर भी हमें अपने कुछ इन्वेस्टमेंट पर लॉस होगा ही होगा। हमें इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर भी अपने सभी इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। दोस्तों इन चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से हम अपने लिए फाइनेंशियल वेल्थ बना सकते हैं और कई वजहों से ये बिजनेस करने से भी ज्यादा अच्छा है। आइए अब जानते हैं कि हमें कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए। दोस्तों इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है इन्वेस्ट करने के लिए पैसों का होना, और स्टॉक मार्केट में हमें वही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जिसकी हमें कुछ सालों तक जरूरत ना हो, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए और ऐसे में अगर हमें उन पैसों को निकालना पड़ा तो हमें उसमें लॉस हो जाएगा। दोस्तों सभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स कहते हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए पैसे लाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी इनकम में से सेविंग करना, और अगर हमारे पास एक इनकम सोर्स नहीं है तो पहले हमें उसे बनाना चाहिए, और हो सके तो हमें एक नहीं बल्कि कई इनकम सोर्स बनाना चाहिए ताकि हम उसमें से ज्यादा पैसे सेव करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले किसी स्टॉक ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है, जिसके लिए हमारे पास अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट होना चाहिए। और जो भी बैंक अकाउंट हम डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते टाइम पर देते हैं, हमें ब्रोकर के पास सभी ट्रांजैक्शन फिर उसी अकाउंट से ही करना होता है और हमें डिविडेंड भी सीधे उसी बैंक अकाउंट में मिलता है। दोस्तों अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो हमने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप इस लिंक से अपना डीमैट अकाउंट आसानी से खुलवा सकते हैं। दोस्तों डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होने के बाद हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अब सीधे कंपनियों के शेयर्स बाय करने चाहिए। हमें सबसे पहले अपनी इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिस्क थोड़ा कम होता है और हम ये आसानी से देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ने किन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, जिससे हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर म्यूचुअल फंड ने उन कंपनियों में ही क्यों इन्वेस्ट किया है, और अक्सर म्यूचुअल फंड्स इसके बारे में अपने इन्वेस्टर्स को बताती रहती है।
साथ ही हमें इन्वेस्टिंग के ऊपर बुक्स और सफल इन्वेस्टर्स के बारे में स्टडी भी करते रहना चाहिए और कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस और उनका वैल्यूएशन करना भी सीखना चाहिए। और जब हमें कंपनियां और उनका बिजनेस समझ आने लगे तो फिर हमें छोटे अमाउंट से डायरेक्टली शेयर्स बाय करना स्टार्ट करना चाहिए और फिर इन्वेस्ट की हुई कंपनियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए। हमने जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है उनकी शेयर प्राइस कुछ टाइम के बाद बढ़ेगी या घटेगी, हमें दोनों केस में वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ी तो क्यों बढ़ी या घटी तो क्यों घटी। हमें कंपनी की एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली रिपोर्ट का अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए और खासकर मैनेजमेंट की बातों को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि हम कंपनी के फ्यूचर के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझ पाएं। दोस्तों, जब हमें अपने छोटे छोटे कई इन्वेस्टमेंट्स पर प्रॉफिट होने लगे तो ही हमें अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। हम हर बार किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में या तो अच्छा करेंगे या तो गलतियां करेंगे और हमें दोनों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अच्छी चीजों को बार बार कर सकें और गलतियों को दोबारा करने से बच सकें। इस तरह दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सफल इन्वेस्टर बनने का सफर दो भागों में बटा होता है। पहले को हम लर्निंग फेज कहते हैं और दूसरे को हम अर्निंग फेज कहते हैं। लर्निंग फेज में हमारा पूरा फोकस छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करके सिर्फ सीखने में होता है। ऐसे में हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स में कभी प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस होगा, पर हम दोनों से इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, कंपनियों और बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर सीखते सीखते ऐसा होता है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स में लॉस कम और प्रॉफिट ज्यादा होने लगता है, जिसका मतलब होता है कि हम अब लर्निंग फेज से अर्निंग फेज में आ गए हैं। दोस्तों, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि लर्निंग फेज में सीखते सीखते उन्हें खुद लगने लगता है कि अब बहुत सीख लिया और अब बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आ गया है, पर ऐसा करना बहुत बड़ी गलती होती है। लर्निंग फेज से अर्निंग फेज का सफर धीरे धीरे अपने आप होता है। जब हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स में लॉस से ज्यादा प्रॉफिट होने लगता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपने आप बढ़ने लगता है और हम अर्निंग फेज में आ जाते हैं। दोस्तों, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स का मानना होता है कि हम भले ही लर्निंग फेज से अर्निंग फेज में आ गए हों और बड़े अमाउंट की इन्वेस्टिंग करके लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट भी बना रहे हों, पर हमें हमेशा अपनी सोच को लर्निंग फेज जैसा ही रखना चाहिए और अपनी हर सही या गलत डिसीजन से सीखते रहना चाहिए ताकि हम टाइम के साथ अपनी गलतियों को कम से कम करते जाएं। दोस्तों, हम इन्वेस्टिंग करने के स्टेप बाय स्टेप तरीके को भी समझ चुके हैं। आइए अब हम इन्वेस्टिंग करने से जुड़े चार्जेस और टैक्सेस के बारे में समझते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हुए हमें कई तरह के फीस और चार्जेस देने होते हैं। सबसे पहले हमें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग फीस देना होता है जो 100 रुपए से 500 रुपए तक हो सकता है, क्योंकि अलग अलग ब्रोकर इसके लिए अलग अलग फीस लेते हैं। वहीं कुछ ब्रोकर्स डीमैट अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं लेते हैं और फ्री में ही हमारा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर देते हैं। इसलिए ये फीस इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा ब्रोकर चुनते हैं। दूसरा चार्ज जो हमें देना होता है उसे एएमसी या एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कहते हैं। ये हमें अपने ब्रोकर को हर साल देना होता है और ये 300 रुपए से 900 रुपए तक हो सकता है, पर कई ब्रोकर्स हैं जो एएमसी नहीं लेते, इसलिए ये चार्ज भी हमारे ब्रोकर पर डिपेंड करेगा। इसके बाद जब भी हम शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं तो उस पर हमें टैक्सेस और ब्रोकरेज चार्जेस देने होते हैं। और ये बात ध्यान देने वाली है कि हमें शेयर्स बाय और सेल दोनों पर चार्जेस और टैक्सेस देने होते हैं। ये चार्ज इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कितने अमाउंट की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। हम जितने बड़े अमाउंट की बाइंग सेलिंग करेंगे हमारे चार्जेस उतने ज्यादा होंगे। इसके बाद जब भी हम अपने डीमैट अकाउंट में रखे शेयर्स को सेल करेंगे तो हमें डीपी चार्जेस देना होता है और अलग अलग ब्रोकर्स इसके लिए अलग अलग चार्ज लेते हैं, पर आमतौर पर ये 10 रुपए से 20 रुपए तक ही होता है। डीपी चार्ज सिर्फ उसी दिन लगता है जिस दिन हम किसी कंपनी के शेयर्स को सेल करते हैं और एक दिन में हमें कंपनी के कितने भी शेयर सेल करें हमें डीपी चार्ज सिर्फ एक बार ही देना होता है। पर अगर हम एक दिन में दो अलग अलग कंपनी के शेयर सेल करेंगे तो दोनों कंपनियों के लिए हमें 2 बार डीपी चार्ज देना होगा। वहीं अगर हम एक कंपनी के शेयर्स को 2 अलग अलग दिन सेल करते हैं तो भी हमें डीपी चार्ज 2 बार देना होगा। दोस्तों, इसके बाद हमें अपने प्रॉफिट पर टैक्स देना होता है जिसे कैपिटल गेन्स टैक्स कहा जाता है और ये 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स उस प्रॉफिट पर लगता है जो हमें 1 साल से कम टाइम के लिए शेयर्स होल्ड करने से हुआ हो। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स उस प्रॉफिट पर लगता है जो हमें 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए शेयर्स होल्ड करने से हुआ हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में हमें सीधे अपने प्रॉफिट पर 15% का टैक्स देना होता है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में हमें 10% का टैक्स देना होता है। पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, पर 1 लाख रुपए से ज्यादा के प्रॉफिट पर 10% का टैक्स लगता है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आज हमने एबी लिमिटेड और डीसी लिमिटेड दोनों कंपनियों में 1-1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। एबी लिमिटेड के शेयर्स हमने 10 महीने होल्ड करने के बाद सेल कर दिया जिससे हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। वहीं डीसी लिमिटेड के शेयर्स को 1 साल 10 महीने होल्ड करने के बाद सेल किया और उससे हमें 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दोस्तों, यहाँ पर एबी लिमिटेड के शेयर्स हमने 10 महीने ही होल्ड किया जो 1 साल से कम है, इसलिए इस पर हमें 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा, यानी हमें इसमें 1 लाख रुपए पर 15% यानी कि 15,000 रुपए का टैक्स लगेगा। वहीं डीसी लिमिटेड के शेयर्स को हमने 1 साल 10 महीने होल्ड किया जो 1 साल से ज्यादा है और इसलिए हमें इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा, जहां पर हमें टोटल 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। पर क्योंकि 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर हमें कोई टैक्स नहीं देना होता है, हमें सिर्फ बाकी के 80,000 रुपए पर ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा जो 10% के रेट से 8,000 रुपए होगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हुए प्रॉफिट पर टैक्स के बारे में पूरे डिटेल में समझने के लिए हमें किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प लेनी चाहिए ताकि हम सारी चीजें सही से करें और अपने टैक्स को सही से मैनेज कर पाएं। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सफल होने के लिए हमेशा पढ़ते और सीखते रहना बेहद जरूरी है और इसके लिए हमें इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट और बिजनेस के अलावा ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी पढ़ना चाहिए। आइए हम ऐसे ही कुछ लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं जो आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के सफर में बहुत हेल्प करेगी। दोस्तों, इन्वेस्टिंग सीखने के लिए सारे इन्वेस्टर्स बहुत सारी रीडिंग करने की एडवाइस देते हैं और हमें इसके लिए बुक्स के साथ साथ ब्लॉग्स और सफल इन्वेस्टर्स के लेटर्स पढ़ने चाहिए। इन्वेस्टिंग की बुक्स की बात करें तो सबसे पहले हमें रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड और जॉर्ज क्लेसन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन ये दोनों बुक्स पढ़नी चाहिए। इसके बाद हमें अमेरिका के सबसे सफल फंड मैनेजर में से एक पीटर लिंच की बुक्स पढ़नी चाहिए जो आज के टाइम पर इंडिया में इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं। उनकी लिखी बुक्स हैं वन ऑफ द वॉल स्ट्रीट, बीटिंग द स्ट्रीट और लर्न टू अर्न। इसके बाद हम इंडिया के सबसे अच्छे वैल्यू इन्वेस्टर माने जाने वाले लेट इन्वेस्टर पराग पारी की बुक्स पढ़नी चाहिए। उनकी 2 बुक्स हैं स्टॉक्स टू रिचेस और वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस। इसके अलावा उनके कई वीडियोज और लेक्चर्स यूट्यूब पर हैं, हमें वो भी देखना चाहिए। इसके बाद हमें बेंजामिन ग्राहम की लिखी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ना चाहिए। इस बुक को इन्वेस्टिंग का बाइबल भी कहा जाता है और वॉरेन बफेट अपनी सक्सेस में इस बुक का बहुत बड़ा हाथ मानते हैं। इसके अलावा एक और बुक जिसे वॉरेन बफेट अपनी सक्सेस का क्रेडिट देते हैं वो है फिलिप फिशर की कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स, हमें ये भी पढ़ना चाहिए।
इसके बाद हम इंडियन अमेरिकन इन्वेस्टर मोनीश पाबराय की लिखी बुक द धंधो इन्वेस्टर पढ़ना चाहिए। इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से वैल्यू इन्वेस्टिंग के लॉजिक को कई एग्जांपल से समझाया है। इसके बाद हमें वॉरेन बफेट की बायोग्राफी द स्नोबॉल पढ़नी चाहिए और फिर आज के वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू इन्वेस्टर हॉवर्ड मार्क्स की बुक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पढ़ना चाहिए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के साथ साथ हमें ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी सीखना होता है और उसके लिए हमें डैनियल खानमेन की बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, रॉबर्ट चिल्डिनी की इन्फ्लुएंस, पीटर बेवलिन की सीकिंग विजडम फ्रॉम डार्विन टू मंगर और चार्ली मंगर की पुअर चार्लीज अल्मनाक जैसी बुक पढ़नी चाहिए। चार्ली मंगर ने ह्यूमन बिहेवियर पर एक बहुत अच्छी स्पीच भी दी है जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन मिसजजमेंट और ये स्पीच पीडीएफ के फॉर्मेट में इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है, आप इसे जरूर पढ़ें। दोस्तों, इन्वेस्टिंग और ह्यूमन बिहेवियर सीखने के लिए और भी ढेरों बुक्स हैं। हमने यहाँ पर आपको इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए कुछ बेस्ट बुक्स बताए हैं, पर जब आप ये सारी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको और भी ढेर सारी बुक्स के बारे में पता चलेगा जिसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए। दोस्तों, बुक्स के साथ साथ हमें सफल इन्वेस्टर्स के लेटर्स भी पढ़ने चाहिए क्योंकि इन लेटर्स में इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टिंग करने के तरीकों के बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं। इन्वेस्टर लेटर्स में सबसे बेस्ट है वॉरेन बफेट के शेयर होल्डर्स लेटर्स, जिसे वो साल 1965 से हर साल लिखते आ रहे हैं और हम इन लेटर्स को बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर्स लेटर्स के नाम से इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वॉरेन बफेट 1950 और 60 में एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप फर्म चलाते थे जिसके लिए भी उन्होंने 1957 से 1970 तक पार्टनरशिप लेटर्स लिखे थे। इन लेटर्स को हम बफेट पार्टनरशिप लेटर्स के नाम से इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद सबसे अच्छे लेटर्स में ओक ट्री कैपिटल के वैल्यू इन्वेस्टर हॉवर्ड मार्क्स के मेमोज आते हैं जिसे वो 1990 से लगातार लिखते आ रहे हैं। ये सारे मेमोज उनकी कंपनी की वेबसाइट oaktree.capital.com पर फ्री में अवेलेबल है। इसके साथ ही हमें अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस के शेयर होल्डर लेटर्स भी पढ़ने चाहिए जिसे वो साल 1997 से लिखते आ रहे हैं। इन लेटर्स में जेफ बेजोस लॉन्ग टर्म थिंकिंग और एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के माइंडसेट को बहुत अच्छे से समझाते हैं। दोस्तों, बुक्स और इन्वेस्टर लेटर्स के साथ आज ढेर सारे ब्लॉग्स भी हैं जिन्हें पढ़कर हम इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंडिया के दो सबसे अच्छे ब्लॉग्स में विशाल खंडेलवाल का ब्लॉग सफलनिवेशक.com और संजय बख्शी का ब्लॉग fundoprofessor.wordpress.com जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा हम कई सारे ब्लॉग से भी इन्वेस्टिंग और ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ इन्वेस्टिंग के लिए जरूरी अच्छी डिसीजन मेकिंग के बारे में भी सीख सकते हैं। ऐसे कुछ ब्लॉग्स जो हमें जरूर पढ़ने चाहिए वो हैं www.grahamand.net, contrarianage.com, csinvesting.org, moiglobal.com/moi, collabfund.com/blog, fs.blog और www.acrecapital.com/ourthinking। दोस्तों, इन ब्लॉग्स को पढ़ते हुए भी आपको कई और अच्छे ब्लॉग्स और बुक्स के बारे में पता चलेगा जो आपको इन्वेस्टिंग सीखने की जर्नी में। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्विंग ट्रेडिंग विथ आर्यन। जय हिंद, जय भारत।